मॉडलिंग में आप ये बताओ ये कितना सेफ है लड़कों या लड़कियों के लिए, क्योंकि ऐसे हमने सुना है बहुत बार कि ये इंडस्ट्री इतनी सेफ नहीं है, इसमें अलग अलग चीजें होती है। फेम बहुत ना गंदी चीज है। जो आदमी फेम को नहीं संभाल के रख सकता है ना, वो जल्दी खत्म हो जाता है। सब कहते हैं लुक्स है, बॉडी है, बट ऑडिशन क्यों क्रैक नहीं हो रहा है? अगर आप मॉडलिंग को समझोगे ना, मॉडलिंग बहुत एक छोटा करियर है। जो टाइम स्पैन है ना, जब आप एक मॉडलिंग कर सकते हो, वो बहुत छोटा है। तो यही सबसे बड़ा चैलेंज है। मुंबई जो लोग जाते हैं ना, वो फंस जाते हैं उस ट्रैप में। उनके पास बैकअप नहीं रहता है, काम नहीं मिले ना, वो फंस गए ट्रैप में। मेरे बॉस थे, वो हमेशा से मुझे ये कहते थे कि यार यू आर मेंट फॉर समथिंग एल्स। तो इस ऑफिस में ना तू गलत जगह पे है। अब मेरे को एक चीज ये पूछनी है आपसे कि जब आप मिस्टर इंडिया के लिए सिलेक्ट हुए थे तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? एक मॉडल कितने पैसे कमा लेता है एड्स वेड्स से, किस तरह की एड्स मिलती है? स्पेसिफिकली अगर मैं मॉडलिंग से जो पैसा कमा रहे हैं वो अच्छा कमा लेते। सो वो जो हंगर है ना कि आपको एक्सेल करना है लाइफ में, वो आपके अंदर खत्म नहीं होनी चाहिए। वो हंगर तभी रहेगी जब आप ईगो को अपने खुद से दूर रखोगे। स्ट्रॉन्ग बंदा जब पिटता है ना, लोग खुश होते हैं, क्योंकि वो फैड है ना कि अर्ली सक्सेस, इसको परस्यू मत करो। तो ना उन्होंने मुझे बोला सिगरेट पी, एक्ट करना है, सिगरेट स्मोकिंग का एक एक्ट करना है। मैंने सीधा ऐसे लिया, मैंने कहा पी लिया। कहते इसी वजह से तेरा ऑडिशन क्रैक नहीं हो रहा। मैंने कहा वो क्यों? आजकल आपने देखा होगा कि हर बंदा अपने आप को मॉडल भी कहला रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम रील पे हम वहाँ पे कुछ भी रील डाल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वो मॉडल बन गया हुआ है। तो आप उनको क्या सजेस्ट करोगे, बेस्ट तरीका क्या है? कभी ऐसा इमोशनल मोमेंट हुआ आपके साथ कि आपको लगा यार छोड़ो मैं कहाँ फंस गया हूँ, अच्छा खासा था यार, वापस चलता हूँ, कुछ ऐसा था? ग्लैमर सबको अच्छा लगता है, लेकिन बहुत कम लोग वहां तक पहुंच पाते हैं। नमस्ते दोस्तों, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है रॉ हिट टॉक्स में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है अंकित शर्मा, जो एक मॉडल हैं। हमने अंकित शर्मा से जानने की कोशिश की इस पॉडकास्ट में कि उन्होंने मिस्टर इंडिया तक का सफर किस तरीके से अचीव करा, और हमने उनसे ये जाना कि अगर किसी इंसान को मॉडल बनना है तो उसको किन किन चीजों का ध्यान रखना है और किस तरीके से वो मिस्टर इंडिया तक पहुंच सकता है। और हमने ये जाना कि मॉडलिंग का करियर कितना बेनिफिट और कितना लंबा है और क्या क्या चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है अगर आप मॉडल बनना चाहते हो। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस एपिसोड को एंड तक जरूर देखोगे। सो एंजॉय द शो। नमस्ते दोस्तों, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है रॉ हिट टॉक्स में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है अंकित शर्मा। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है रॉ हिट टॉक्स में। सर कैसे हो आप? थैंक यू भाई मुझे इनवाइट करने के लिए। सो फाइनली आपने हमें टाइम दिया और काफी अच्छा लग रहा है आप हमारे स्टूडियो में आए। सो सबसे पहले जो लोग आपको नहीं जानते उनको आप अपने बारे में अपना इंट्रोडक्शन दो। स्कूलिंग कहाँ से करी, देन उसके बाद आपको मॉडलिंग का कैसे फील हुआ कि यार मुझे मॉडल बनना है? ओके, सो मेरी पूरी स्कूलिंग जम्मू से ही हुई है एंड मैंने बीबीए किया जम्मू से। देन बीबीए के बाद मैंने एमबीए किया पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला से। उसके बाद मैं एक एमएनसी में 2.5-3 साल काम किया। तो सडनली एक दिन ना, मॉडलिंग का शौक तो मुझे था ही, तो मैं फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था और मेरे को दिखा कि एक ना ऑडिशंस हो रहे थे मिस्टर इंडिया के। अच्छा। पीटर इंग्लैंड मिस्टर इंडिया के ऑडिशंस हो रहे थे। तो आई वाज लाइक कि चलो लेके देखते हैं, रिस्क ले लेता हूँ एक बार। मैं जॉब भी कर रहा था। तो मेरा पहला रीजनल चंडीगढ़ में था। तो मैंने अपने बॉस को बोला कि सर मैं 2 दिन की छुट्टी लेके जा रहा हूँ चंडीगढ़ घूमने। तो मैंने कहा ठीक है चले जाओ। मैं चंडीगढ़, और मेरे साथ मेरे 2 दोस्त थे जिनको मैंने अपने साथ घूमने के लिए तैयार किया। मैंने उनको बोला तुम लोग इलांटे में घूमोगे, मैं ऑडिशन दूंगा, तो 2 दिन में वापस ट्रिप खत्म, वापस आएंगे। उसके बाद मैं चंडीगढ़ पहुंचा, वहाँ पे हम ऑडिशन दिया। शाम तक मेरा ऑडिशन क्लियर हो गया। वहाँ पे जो जज आए थे तो उन्होंने मुझे बोला भाई देखो अब ना तुम मुंबई में आ रहे हो, अगर तुम मुंबई आ रहे हो ना तुम्हें डांस आना चाहिए। और मैं 6 फुट 2 इंच मेरी हाइट है, तो मैं टोटली मतलब जिम फ्रीक, टोटली नॉन डांसर जिसको डांस बिल्कुल भी नहीं आता। तो मैंने कहा चलो ठीक है सीख लेंगे अब। तो मैं वापस आया, अपने ऑफिस में गया। अब मेरे पास दिक्कत ये थी, अब मैं छुट्टी क्या बोल के लूँ? उनको ये तो बोल नहीं सकता हूँ कि मैं मुंबई जा रहा हूँ, सिलेक्ट हुआ। ये बड़ी फनी स्टोरी है। तो मेरे साथ फिर जो मेरा एक दोस्त चंडीगढ़ गया था, मैंने उसको फिर से बोला कि यार अब तेरे को ना मुंबई भी चलना है मेरे साथ। वो कहता ठीक है चलेंगे। मतलब मोस्टली आजकल एक टर्म बहुत ज्यादा चलती है, उसको लोग मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। बट बैक इन 2017 ऐसा कोई वर्ड था ही नहीं मैनिफेस्टेशन का। एटलीस्ट मेरे को नहीं पता था कुछ ऐसा होता भी है। तो एक सेल्फ बिलीव था कि यहाँ से जो मैंने मुंबई गया, मैंने सिर्फ 1 साइड की टिकट की,
क्योंकि ऑडिशंस जो था एक दिन था, अगर उसके बाद आप सिलेक्ट हो जाते हो आपकी 10 दिन की जर्नी है, 10 दिन के बाद आपको ऑब्वियसली वापस आना है। तो मैंने जम्मू से टिकट करी, वो सिर्फ 1 वे की टिकट थी मुंबई की। वापस आने का मैंने सोचा नहीं था, मैं वापस भी आने वाला हूँ मुंबई से, और मैं मुंबई कभी गया ही नहीं था। दैट वाज माय फर्स्ट टाइम मैं मुंबई जा रहा हूँ। तो मेरा फ्रेंड रेडी है मेरे साथ, हम दोनों पहुंच गए मुंबई। मैं टाइम्स के ऑफिस में गया ऑडिशन देने, और जब मैं ऑडिशन दे रहा था मैंने देखा जिन लोगों को मैं टीवी पे देखता था, लिटरली वो लोग मेरे सामने खड़े हैं। अब वो सोचो एक वो मोमेंट कैसा होता है कि जम्मू से एक लड़का जो फर्स्ट टाइम मुंबई जा रहा है ऑडिशन देने, और इतने बड़े चीज का ऑडिशन है, मिस्टर इंडिया का, तो वहां पे मैं वो लोग देख रहा हूँ जो टीवी कर रहे हैं, जो मूवीज भी जिन्होंने की हुई है। मैंने कहा ठीक है, अब यहाँ तक आए हैं तो ऑडिशन देता हूँ। फिर मैंने कहा 2 दिन, मैंने अपने फ्रेंड को बोला भाई 2 दिन रुकना है हमें। वो कहता 2 दिन क्यों रुकना है? मेरे को गिन के 2 प्रोडक्शन हाउसेस पता थे। मैंने कहा एक था एकता कपूर का प्रोडक्शन हाउस, दूसरा था धर्मा प्रोडक्शंस। मैंने कहा, और मेरे को पता ही नहीं था, मेरे को लगा हम सीधा जाके ऑडिशन दे सकते हैं। एज ए लेमैन में बिल्कुल क्या, मुझे पता ही नहीं था भाई कैसे काम होगा। तो ठीक है भाई, 2 दिन का बोल के फ्रेंड को बना लिया, तो भी मेरे साथ 2 दिन रुकेगा। ऑडिशन शुरू हुआ, पहला राउंड क्लियर हुआ, सेकंड क्लियर हुआ, थर्ड क्लियर हुआ। ये यूट्यूब पे वीडियो भी, अगर आपको क्लिप मिला ना, आप वो डालना जरूर। ठीक है। टोटल 16 लोग सिलेक्ट होने थे, 15 लोग सिलेक्ट हो चुके थे, पीछे 10 लोग रुके हुए थे। तो मान लो पीछे ऐसे लाइन है, 10 लोग खड़े हैं और आधे लोग यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ 15 जन खड़े हैं। मेरा टर्न नंबर 284 था। मैं ऐसे खड़ा हूँ तो मैं मन में सोच रहा हूँ यार अपना 2 दिन में क्या करने वाला हूँ। तो फिजिकली मैं वहां पे था, मेंटली मैं बाहर हो गया था वहां से, क्योंकि मुझे लगा मैं सिलेक्ट नहीं होने वाला हूँ। उसके बाद उन्होंने बोला 284। प्रसाद भी तब है, जो काफी सीनियर, आप कह सकते हो वो मॉडल कोच हैं, मेंटोर हैं। तो उन्होंने बोला 284। कोई आगे ही नहीं आ रहा है वहां पे। मैं फिजिकली हूँ, मेंटली मैं सोच रहा हूँ अपने कहीं और। जब उन्होंने 2-3 बार रिपीट किया 284 284 284, तो उसके बाद आई वाज लाइक यार नंबर किसका है? मैं आगे पीछे देख रहा हूँ 284 कौन है। फिर मैंने देखा ये तो मेरा ही है। वो पर्टिकुलर मोमेंट था 30, लाइक उस मोमेंट में जब मैं खड़ा हुआ था वहां पे, मेरी पूरी जर्नी थी। फ्लैशबैक, हार्डवर्क जो मैं कर रहा था, जिम जा रहा था, डाइट कर रहा था, मुझे नहीं पता था मैं क्यों कर रहा हूँ। जस्ट कि अपने मैं कर रहा था, मेरे को ये भी नहीं पता था मैं मॉडलिंग करने भी वाला हूँ कभी की नहीं। बस मैं कर रहा था, मैं जिम जा रहा था, हर दिन जिम जा रहा था, डाइट कर रहा था। ठीक है, आज आप उसको बोल सकते हो, अगर आज मैं, वो कहते हैं ना, इफ यू विल कनेक्ट द डॉट्स, मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं शायद उसी मोमेंट के लिए रेडी हो रहा था। बट 2014, 15, 16 जब मैं कर रहा था, मुझे नहीं पता था मैं क्यों जिम कर रहा हूँ। मैं खुद से भी पूछता था मिलने क्या वाला है, और लोग मुझसे पूछते थे क्या करेगा डाइट करके, क्या करेगा जिम करके, क्या मतलब करनी तो जॉब ही है तेरे को। वो मोमेंट था जब 284 बोला और मैं रुका हुआ था और मैं सोच रहा था, वो पूरा ना एक मूवी की तरह फ्लैशबैक होता है सब चीजें, वो फ्लैशबैक हुई, फिर मैं आ गया। फिर मुझे लगा ठीक है भाई, अब मैं टॉप 16 में हूँ, पूरे इंडिया से जो लोग आए थे उसमें से टॉप 16 में मैं आ गया हूँ। फिर वो होता है ना, मतलब आप गुमनाम होते हो बिल्कुल, वो बोलते हैं ना फ्रॉम नो वन टू समवन, वो जो चीज होती है ना वो वहां पे आपको रियलाइज होती है। तो मेरे को जम्मू के बहुत बड़े एक मीडिया पोर्टल का फोन आ गया कि हमने सुना सर जम्मू का लड़का मतलब मिस्टर इंडिया के प्लेटफॉर्म पे है। तो अगर इस मतलब मुझसे पहले की अगर मैं लेगेसी की बात करूं, हमारे यहाँ से मुजम्मिल इब्राहिम, साहिल सलाते, ये सुपर मॉडल से जिनको मैं देखता था, तो उनके बाद उस प्लेटफॉर्म पे जाना और वहां खड़े होना तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो सब जम्मू में न्यूज आ गई कि हाँ जम्मू का लड़का मिस्टर इंडिया के टॉप 16 में है। तो बहुत अच्छा मेरे को रिस्पांस मिला। तो इसी तरह से मेरी 2017 से वो जर्नी चल रही है अभी तक, और उम्मीद करता हूँ आगे भी चलती रहेगी। अमेजिंग। सो अब मेरे को यहाँ से ना 2-3 चीज़ें समझ आ रही है। पहली चीज़, आपने बोला आप कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे थे और आप वहाँ पे गई, मतलब मुंबई के लिए, चंडीगढ़ में ऑडिशन नहीं हुआ, फिर डायरेक्ट आप मुंबई चले गई। देन उसके बाद आप ये बताइए हमें कि जब मिस्टर इंडिया के ऑडिशन होते हैं तो क्या क्या प्रोसेस रहता है, मतलब कितने स्टेप होते हैं उसके ऑडिशन के? मिस्टर इंडिया के जो ऑडिशंस होते हैं आजकल मोस्टली आपको ऑनलाइन, अगर अभी की मैं बात करूँ 2025 की, उसमें मेरा एक स्टूडेंट है अभी ताओ राकब करके, मैं उसे अरुणाचल में मिला था, मैं मिस्टर अरुणाचल जज करने गया था। तो वहाँ वो मुझे लड़का मिला, उसके अंदर बहुत पोटेंशियल था, मुझे लगा इसको गाइड करना चाहिए। मैंने उसको बोला तू मिस्टर इंडिया की तैयारी कर। उसको 3 महीने, मैं आपको फोन पे दिखाऊंगा, उसको 3 महीने मैंने ट्रेन किया, स्पीच उसको कैसे देना है वो बताया, सब चीजें उसने मेहनत की, और अब वो टॉप 12 में है। 19th इस मंथ के 19 से उनका वो शुरू होने वाला है, यानी कि परसों से वो शुरू होने वाला है, उसकी जर्नी शुरू होने वाली है मिस्टर इंडिया की। तो मिस्टर इंडिया में ऑनलाइन रजिस्टर करो आप नॉर्मली, उसके बाद आपको वो लोग ऑडिशन के लिए बुलाएंगे, आप वो क्लियर करो तो आपका
सीधा आप फिनाले में आ सकते हो। फिनाले में भी आई थिंक वो पहले 100 लोग करते हैं सिलेक्ट, 100 लोग में से टॉप 50 होता है, टॉप 22 होता है, एंड टॉप 22 में से टॉप 12 सिलेक्शन होती है। बट 2017 वाला जो था सीजन वो काफ़ी टफ था। उसमें इंडिया की जितनी मेजर सिटीज़ हैं वहाँ पे ऑडिशन हुए। चेन्नई में हुआ था, दिल्ली में हुआ था, चंडीगढ़ में हुआ था, और आई थिंक पुणे में भी एक हुआ था। तो वहाँ पे आपकी रीजनल क्लियर करना होता है आपको। रीजनल क्लियर करने के बाद आप मुंबई जाते हो। तो सभी रीजनल पार्टिसिपेंट होते हैं वो मुंबई में होते हैं। तो आपका वहाँ पे एक ऑडिशन होता है। तो उसके बाद आप टॉप 16 में आए। मैं टॉप 16 में इस वे से आया उस टाइम, क्योंकि ऑनलाइन कुछ भी नहीं हो रहा था, सब ऑफलाइन था। कोविड के बाद चीज़ें बदल गई, ऑनलाइन ऑडिशन शुरू हो गए। तो अब थोड़ा सा प्रोसेस चेंज हो गया। तो टॉप 16 के बाद क्या हुआ फिर, उसके आगे का बताइए। टॉप 16 की जब जर्नी हुई, स्टार्ट हुई, तो ये तो मतलब आप सोच सकते हो ना कि आप फर्स्ट टाइम मुंबई जा रहे हो, फर्स्ट टाइम आप सीधे ग्लैमर फील्ड में आ गए हो। जिनको आपने टीवी पे देखा था उनके साथ काम कर रहे हो। उनके साथ में मतलब जिन मॉडल्स को मैं टीवी पे देखता था, क्योंकि मैं मॉडलिंग को बड़े अच्छे से फॉलो कर रहा था भाई, मतलब ऐसा लगता है कि अब वो बिलीव ही नहीं आता कि यार तुम भी अब वो उनमें से एक हो जिनके बारे में तुम पढ़ते थे। मिस्टर इंडिया जॉन अब्राहम मेरा फेवरेट था, जॉन। तो मेरे को वो लगा कि ये लोग भी इसी प्लेटफॉर्म से बने हैं, यहाँ पे ये लोग भी आए थे, ये लोग भी लाइन में लगे थे। तो ना एक चीज मैंने रियलाइज करी मुंबई में जाके ऑडिशंस देने के बाद, आप लोग मानोगे नहीं, फॉर द फर्स्ट 6 or 7 months मैं एक भी ऑडिशन क्रैक ही नहीं कर पाया। उसका कारण क्या था? कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम? नहीं, कॉन्फिडेंस की नहीं होती। नहीं, क्या देखो क्या हो रहता है ना कि जब आप ऑडिशन देने जाते हो ना, ऑडिशन का क्राइटेरिया या प्रोसेस क्या रहता है, अंधेरी आराम नगर में ऑडिशंस होते हैं। मतलब वहाँ पे हजूम आता है एक, तो ना छोटा सा कमरा होगा एक, वहाँ पे उनका सेम ऐसे कैमरा लगा होगा, आपको इंट्रो देना है, हाय माय नेम इज दिस। तो ठीक है, वो आपको उसके बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं। बट उस रूम के अंदर एंटर करना भी ना एक बहुत बड़ी जर्नी होती है। बाहर एक आदमी खड़ा होता है, उसके पास ना गाइडलाइंस होती हैं किस कैरेक्टर के लिए ऑडिशन हो रहा है। तो लाइन लगती है, लाइन में आप आगे आओ, फिट नॉट फिट बोलते हैं। अगर आप फिट हो तो आपको रूम में आने देंगे, अगर वो बोलेंगे नॉट फिट तो भाई आप बाहर से ही, आप इंट्रो भी नहीं दे रहे हो। और इंट्रो देने के बाद ये गारंटी भी नहीं होती है कि आप सिलेक्शन भी आपकी होगी कि नहीं। मैं हमेशा फिट था ऑडिशंस के लिए, मेरे को बुला लेते थे फिट ऑडिशन दे रहे हो। तो बट ऑडिशन क्रैक ही नहीं हो रहा है, क्रैक हो ही नहीं रहा। वो जो मेरे को लाइंस बोल रहे हैं करने के लिए, मैं वो कर रहा हूँ, पर ऑडिशंस क्रैक क्यों नहीं हो रहे हैं। 6 महीने निकल गए, सब बोलते हैं भाई टैलेंट है तेरा, ऑडिशन क्यों क्रैक नहीं कर रहा है, क्या आखिर कमी कहाँ पे आ रही है। तो एक दिन मैं बैठा, मैं मतलब मेरे अच्छे नाउन में है, वो अच्छे लेवल के एक्टर हैं, तो मैंने उनसे शेयर किया कि मैंने कहा भैया मेरा ना ऑडिशन क्रैक नहीं हो रहा है, कोई लुक्स हैं, सब कहते हैं लुक्स हैं, बॉडी है, बट ऑडिशन क्यों क्रैक नहीं हो रहा है। तो ना उन्होंने मुझे बोला सिगरेट पी, एक्ट करना है, सिगरेट स्मोकिंग का एक एक्ट करना है। तो क्या रहता है ना कि मैंने सीधा ऐसे लिया ये, मैंने कहा पी लिया। कहते इसी वजह से तेरा ऑडिशन क्रैक नहीं हो रहा है। मैंने कहा वो क्यों? हाँ। कहते सिगरेट को जलाएगा कौन? तो मतलब आप बिना जलाए पी रहे थे? कोई भी लेमन होगा उसको मैं बोलूंगा सिगरेट पियो, वो ऐसे ही पिएगा। पर अगर आपको एक्टिंग करनी है तो आपको पूरी करनी पहले है। आपको सिगरेट उठानी है, माचिस जलानी है, सिगरेट जलाओ, फिर सिगरेट पियो। क्योंकि एक्टिंग नहीं, एक्टिंग आप कैसे इमोशंस को दिखा रहे हो, फील करवाना है, वो है सिगरेट पीना। ऐसा नहीं होता कि सिगरेट पी लिया धुआं कहाँ से निकला सिगरेट पिया किस हाथ, मतलब यहाँ तक मैं आपको माइन्यूटली चीजें बता सकता हूँ। आपने मैच स्टिक किस हाथ से उठाई, वो भी मैटर करता है। देखो अगर आपने सिगरेट पकड़ा है तो आप मैच स्टिक पकड़ के जलाओगे कैसे? लाइटर उठाना चाहिए ना। लाइटर उठाओ, जो मर्जी उठाओ, लाइटर भी तो आप दूसरे हाथ से उठाओगे, तो ऐसे करके सिगरेट जलेगा। इस हाथ को आप आगे लाओगे, यहाँ से आप लाइटर जला रहे हो, यहाँ से सिगरेट पी रहे हो, वो जलेगा नहीं। जब तक कैमरा के आगे हाथ नहीं आएगा आप सिगरेट पीते हो, तो आप कैसे लोगों को बताओगे आप सिगरेट पी रहे हो? ऑल्दो मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ तो बट फिर भी किसी को भी नहीं पीना चाहिए, इट्स बैड फॉर हेल्थ। एक एक्टिंग पर्सपेक्टिव से आपको बता रहा हूँ चीज। फिर वो चीजें जब मैंने समझी और मेरे को लगा कि हाँ भाई ये इतनी डिटेल है, फिर स्लोली फिर मेरा हो गया मेंस एक्सपी के लिए मैंने शूट किया, एनबीए के लिए। सो मैं इंडिया का फर्स्ट मॉडल हूँ जिसने एनबीए के लिए पहला शूट किया था। अच्छा। तो बास्केटबॉल का जो आपको पता है एनबीए, तो उसके बाद तो फिर ठीक है, स्लोली चीजें सीखता गया,
बट कभी ये नहीं लगा कि मुझे सब कुछ आता है। आज भी मैं बोलता हूँ कि हमें चीज़ें सीखनी है, सीखते रहो, इवेंचुअली जब आपका टाइम आएगा, आप सही जगह पे होगे तो आप कर लोगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम एक काम करते हैं, मॉडलिंग को थोड़ा ब्रेक डाउन करके समझते हैं। सो पहले ये समझेंगे कि चैलेंजेस क्या क्या आते हैं ड्यूरिंग जब एक इंसान को मॉडल फील्ड में आना है, मॉडलिंग करनी है, उसको मिस्टर इंडिया या मिस्टर अपनी स्टेट के लिए बनना है, ठीक है, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। आप अपनी जर्नी से रिलेट करके बता सकते हो कि जैसे आपने अभी बताई कुछ चीज़ें, तो मुझे उम्मीद है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो अभी आप नहीं बता पाए, तो आप बताइए। सो देखो, चैलेंजेस की अगर मैं बात करूँ ना, मोस्टली लोग अभी शॉर्टकट में बिलीव करते हैं। वो लोग अपनी पढ़ाई खत्म नहीं करते हैं और वो पढ़ाई के साथ साथ बोलते हैं हमें मॉडलिंग करनी है। अगर आप मॉडलिंग को समझोगे ना, मॉडलिंग बहुत एक छोटा करियर है। उसका जो टाइम स्पैन है ना, जब आप एक मॉडलिंग कर सकते हो, वो बहुत छोटा है, क्योंकि आपको रिप्लेस करने वाले बहुत सारे लोग बैठे हैं। इस चीज़ में आपको कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट करनी है। अगर आप इम्प्रूव कर रहे हो खुद को तो आप काम कर पाओगे। अगर आप नहीं करोगे, आप 1 साल 2 साल के बाद आपको रिप्लेस कर देगा कोई ना कोई, क्योंकि आप भी किसी को रिप्लेस करके ही आए हो। सो ये तो मतलब नेचर का लॉ रहेगा। आप अगर किसी को रिप्लेस कर रहे हो, आपको भी कोई रिप्लेस करेगा। सो आप अपनी फील्ड पे टिकोगे कब, जब आप इम्प्रूव कर रहे हो। सो व्हाट आई फील कि लोग एक फील्ड में आने के बाद एक कुछ अगर वो मुकाम हासिल कर लेते हैं ना, वो इम्प्रूव करना बंद कर देते हैं। इम्प्रूव क्या क्या करना चाहिए? जैसे आप मिस्टर इंडिया के लिए सेलेक्ट हो गए, उसके बाद आप मिस्टर इंडिया के बीच में रहे, आपने वो खत्म कर लिया प्रोसेस, लेकिन व्हाट अबाउट आफ्टर दिस? देखो, इसके बाद क्या? उसके बाद क्या था कि ऑडिशंस होते हैं, ऑडिशन हमारे हम कॉन्ट्रैक्ट में फॉर किसके लिए? एड्स के लिए होते हैं, टीवी के लिए होते हैं। सो पहले हम ये समझते हैं टीवी वाले और जो एड्स वाले ऑडिशन है, मतलब कुछ लोग तो फिर सीरियल में भी एक्टिंग वाली उसमें आते हैं या मूवीज के लिए, और कुछ लोग एड्स ही करते हैं। मोस्टली मॉडल एड्स में ही जाते हैं क्योंकि वहां से थोड़ा पैसा वैसा आ जाता है, जल्दी आ जाता है। तो हमें दोनों को ब्रेक डाउन करके समझाओ। देखो, अगर मैं टीवी की बात करूँ ना, टीवी बिल्कुल अलग स्पेस है। आपने कभी ट्राई नहीं करा? ट्राई किया। हाँ, तो टीवी क्या, मूवीज सब ट्राई कर रहे हैं, रिजेक्शंस हो रहे हैं, सीख रहे हैं। कोई तो कहीं पे कुछ रोल मिला होगा टीवी में। अब मतलब मैं ये वाला थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। अब अगर मैं बताऊंगा रोल वाला ना, तो मैं जर्नलाइज वे में बताता हूँ। सब टीवी है ना, टीवी थोड़ा सा हटके है। हमारी इंडियन ऑडियंस को ना रियलिस्टिक कैरेक्टर्स पसंद नहीं है थोड़े से। हमें हीरो टाइप लोग ही चाहिए, क्योंकि अगर आप देखो, हम हीरो को कभी हमने मार खाते हुए नहीं देखा हमारी मूवीज में। बॉलीवुड की अगर मैं बात करूँ या टीवी में भी, हीरो हमेशा लार्जर देन लाइफ रहेगा और विलन थोड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखाएंगे। स्ट्रॉन्ग बंदा जब पिटता है ना, लोग खुश होते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं खुद से रिलेट करते हैं। यार ये देखो, हीरो फ्रॉम लाइक ग्राउंड से आया हुआ बंदा किसी स्ट्रॉन्ग बंदे को मार रहा है, तो ना हमें वो चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। थोड़ा सा जो टीवी का है, टीवी में ना मतलब उनको लुक्स पे वो ज़्यादा फोकस करते हैं। अच्छा, लुक्स हो गई, फिजिक हो गई। बट अगर आप कमर्शियल आज के टाइम की अगर मैं आपको एड्स की बात करूं, एड जो है कमर्शियल जो आप टीवी पे देख रहे हो, वो बड़े रियलिस्टिक एड्स हो रही हैं आजकल। अगर उनको एथलीट चाहिए ना, तो पहले क्या होता था, किसी एक्टर को दौड़ा देते थे, बोलते थे अब ये भाई एथलीट बन गया। जैसे आपने वो मीम्स भी देखी होंगी ना, एक पता नहीं एक्ट्रेस है, करिश्मा कपूर है, कौन है वो, बास्केटबॉल से ही पता नहीं कुछ भी खेल रही है, टेनिस वाली ड्रेस पहन के बास्केटबॉल खेल रहे हैं। पहले ये चीज चलती थी, और आजकल सिनेमा और आजकल जो कमर्शियल्स हैं वो बहुत रियलिस्टिक हो गया है। आपको मिल्खा सिंह जब की फरहान अख्तर ने, वो उन्होंने खुद को पूरा उस कैरेक्टर में डाल लिया, तभी लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, फिजिक बनाई। नहीं तो वो भी नॉर्मल फिजिक बना के भाग लेते, बोलते मैं लग रहा हूँ, तो वो रिलेट ही नहीं करते ना। जैसे सुशांत सिंह राजपूत जी, मतलब अब वो नहीं रहे हैं, धोनी की, उन्होंने MS धोनी किया, उन्होंने मतलब आप जब वो मूवी देखते हो आपको लगता है धोनी है इसमें। हाँ, मुझे लगता है एक एक्टर को या किसी भी इंसान को उस कैरेक्टर में ढलना पड़ता है। तो पहले के टाइम पे ही नहीं था। कमर्शियल जो है ना, कमर्शियल्स में आप भी मतलब जाओगे, आप भी दे सकते हो, ऑडिशन दो। अगर आप फिट बैठ रहे हो ना, आपको वो ले लेंगे। मान लो बैंकर का रोल है, अगर आप ऑडिशन देते हो, आप फिट बैठ रहे हो, आपको कमर्शियल में ले लेंगे। बट टीवी का रोल है, टीवी के लिए आपको एक्टिंग आनी चाहिए। आप जितने मर्जी लुक्स में सही बैठ रहे हो ना, आपको एक्टिंग आती होगी, क्योंकि टीवी रोज चलेगा। आप समझो, आपने कमर्शियल में क्या, आपने एक शॉट देना है सिर्फ, आप वो 1-2 बार गलत भी करोगे, आप सीख के कर सकते हो, डायरेक्टर आपको समझा देंगे कि ऐसे करो ऐसे करो, आप कर सकते हो। बट टीवी रोज आपको शूट करना है, वहां पे नहीं चल सकता है। वहां पे आपको एक्टिंग आती होगी तो आप सर्वाइव करोगे। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। और रही बात चैलेंजेस की, मॉडलिंग में जो चैलेंजेस क्या रहते हैं, मैंने आपको वही बताया कि मोस्टली लोग मुंबई आ जाते हैं सपने देख के कि हाँ हमें कुछ बड़ा करना है, बट उनके पास
फाइनेंशियल बैकअप नहीं रहता है। आपने जो 6 महीने आप रहे थे, तो फाइनेंस को कैसे मैनेज कर था? क्योंकि जॉब का क्या हुआ? क्योंकि आप तो निकले थे, उसके बाद तो आपने सुना ही नहीं। मैं खुद को बहुत लकी मानता हूँ। मैं मुंबई रह रहा था, मैं जॉब तब भी कर रहा था। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं सेल्स बैकग्राउंड में था और मेरा ऑलरेडी ना नेटवर्क बना हुआ था। मुझे फिजिकली जाने की जरूरत नहीं थी। ऑन कॉल मेरा सब काम होता था और मेरे बॉस थे, वो हमेशा से मुझे ये कहते थे कि यार यू आर मेंट फॉर समथिंग एल्स, तू इस ऑफिस में ना तू गलत जगह पे है। उन्होंने मुझसे कभी नहीं बोला कि यार तू ऑफिस आ। वो कहते थे देख तेरे जो टारगेट्स हैं पूरे होने चाहिए, चाहे तू घर से कर, मुंबई से कर, दिल्ली से कर, वो पूरे होने चाहिए, सो दैट तुझ पे ना कोई क्वेश्चन ही एराइज हो कि ये नहीं बोले कि ये बंदा ये काम नहीं कर रहा है। टारगेट्स तुम मैच कर रहे हो तो तुम्हें कोई भी नहीं पूछेगा। द डे यू स्टॉप अचीविंग योर टारगेट्स, हर कोई तुम्हें क्वेश्चन करेगा। तो ठीक है, मेरे को नहीं किया। बट फिर मुंबई में था, मैं ज़्यादा हेक्टिक हो गया, ऑडिशंस थे, वो था, तो मेरे को लगा नहीं यार, मतलब अब ना रिजाइन कर देता हूँ। तो फिर मैंने रिजाइन कर दिया। और जब मैं मुंबई में भी रह रहा था, काम तो मिल ही रहा था। रहते रहते मैं मुंबई जब भी रह रहा था, फर्स्ट 6 मंथ था, मेरे पास अपना पैसा पड़ा हुआ था और मेरे को कहीं ना कहीं ये पता था कि भाई यहाँ भी मैं जॉब कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास बैकअप था। मैं कॉर्पोरेट में जॉब कर चुका था, मैं एजुकेशनल, मेरे पास MBA की डिग्री थी, तो मुझे पता था मैं कहीं फंसूंगा नहीं। तो यही सबसे बड़ा चैलेंज है। मुंबई जो लोग जाते हैं ना, वो फंस जाते हैं उस ट्रैप में। काम अगर नहीं मिल रहा है, उनके पास बैकअप नहीं रहता है, काम नहीं मिले ना, वो फंस गए ट्रैप पे। फिर उनको स्ट्रेस आ रहा है यार पैसा कहाँ से आएगा, घर से कब तक मांगेंगे पैसा। सो अगर आपके पास है, आपको पता है कि आप सरवाइव कर सकते हो मुंबई में, तो आप काम अच्छा कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है यार कि दिक्कत होने वाली है, तो लोग फिर वापस आ जाते हैं मुंबई से। जब मुंबई आप गए थे उस टाइम पे, ठीक है, उसके बाद आपने कितना टाइम वहाँ पे स्पेंड करा? कितनी देर आप मुंबई रहे? कितने साल रहे? सो मैं कोविड से पहले जम्मू में आया था। तो फिर कोविड में आपको पता है सब पूरा इंडस्ट्री बंद हो गया था। तो 2 साल जो कोविड रहा, उसके बाद तो फिर मैंने खुद का बिजनेस एस्टैब्लिश कर लिया जम्मू में। तो फिर मेरा ये था कि अभी मेरा ये रहता है ना कि अब आपके कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं टाइम के साथ। तो अब शूट्स आते हैं, ऑडिशंस होते हैं, मैं करता हूँ। अभी मैंने एक साउथ का ऐड किया, वो हमारे इंदौर में शूट हुआ था। तो चीज़ें चलती हैं। अब मुंबई रहना, मेरे को लगता है कि वहाँ पे पर्टिकुलरली वहाँ पे रहना, क्योंकि अब मेरा बिजनेस भी है, वो मेरे लिए थोड़ा सा टफ है। मैं यहाँ से जा सकता हूँ मुंबई इजीली, ऑडिशन है, मैं वो कर सकता हूँ। ऑडिशन आप आजकल घर से देते हो, अब वो भी नहीं है कि आपको लाइन में लग के ऑडिशन देना है। कोविड के बाद ये सबसे अच्छी बात हुई ऑनलाइन ऑडिशन का। आप घर पे ऑडिशन बना के बेच दो, अगर आप सिलेक्ट हो रहे हो आप चले जाओ, शूट करो, वापस आ जाओ। मोस्टली लोग अभी यही कर रहे हैं। उस पर आपका मतलब अच्छा है, मतलब बिजनेस भी आप देख सकते हो, अपने पैशन को भी परस्यू करते हो, आप ओवरऑल बैलेंस बना के रख सकते हो। अब हम जम्मू की बात करते हैं। यहाँ पे ना बहुत सारे यंगस्टर होंगे जो मॉडलिंग में जाना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं हमारा जो शहर है ये छोटा है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज भी बहुत कम है, एकदम ना के बराबर है। तो आप क्या सजेस्ट करोगे उन यंगस्टर को? कि पहली चीज तो मेरे को लगा कि आजकल आपने देखा होगा कि हर बंदा अपने आप को मॉडल भी कहला रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम रील पे हम वहाँ पे कुछ भी रील डाल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वो मॉडल बन गया हुआ है। तो आप उनको क्या सजेस्ट करोगे? बेस्ट तरीका क्या है, मतलब एजुकेट कैसे करना है अपने आप को इन मॉडलिंग? सबसे बेस्ट वे, अगर आपको मॉडलिंग करना है, अपनी पढ़ाई खत्म करो। यार ये जो फैड है ना कि अर्ली सक्सेस, इसको परस्यू मत करो। क्यों? देखो, जो चीज जितनी आपको जल्दी मिलेगी ना, उतनी जल्दी आपसे वो छीन ली जाएगी। अच्छा, पहले पूरा पक लो। पकना कहते हैं कि आप पूरा सक्सेस, देखो सक्सेस आपको मिल गई, आप सक्सेस को हैंडल ही नहीं कर पा रहे हो। फेम बहुत ना गंदी चीज है। जो आदमी फेम को नहीं संभाल के रख सकता है ना, वो जल्दी खत्म हो जाता है। क्योंकि फेम आपके दिमाग पे चढ़ता है। जब दिमाग पे फेम आपके आएगा, आप एरोगेंस आपके अंदर आएगी, आपके अंदर ईगो आ जाएगा, तो आप दूसरे को मानना ही कुछ मानोगे ही नहीं। आप बोलोगे अब जो हूँ वो मैं ही हूँ, आए आ जाएगा आप में। मैं जिन लोगों को जानता हूँ जिन्होंने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो या किया है, उनसे मैंने एक ही चीज सीखी, जितना आप ज्यादा हम्बल रहोगे ना, उतना आप फेम को अच्छे से हैंडल कर पाओगे। फेम आने के बाद ना लोग हम्बल नहीं रहते हैं। क्या कारण क्या है उसका? कारण बहुत से हैं। मतलब मैं आपको बोला कि अर्ली सक्सेस, जिनको जल्दी सक्सेस मिल गया, उनको लगता है कि अब वही चीज है, बट याद रखो कि ये चीज परमानेंटली कुछ भी नहीं रहेगा। हैंडल कैसे करें उस टाइम पे
एक यू शुड बी ग्रेटफुल टू गॉड। कीप वर्किंग, काम करते रहो। सबसे बड़ा ना एक और चीज है, जब आप सक्सेसफुल हो गए हो या होने वाले हो उस जर्नी पे हो, आपका एक मेंटोर होना चाहिए जो आपको ये बताए कि ठीक है अब ये चीज तुमने कर ली है बट काम करते रहो, तुम्हारी जर्नी ये नहीं है, तुम्हारा नेक्स्ट गोल ये होना चाहिए। ठीक है आपने कुछ अचीव किया, बहुत अच्छी बात है, उसको सेलिब्रेट करो, बट उसके आगे भी तो जिंदगी है। लोग आपसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, उनको कैचअप करो, मेहनत करते रहो सो दैट आप उसके आगे वाले गोल्स अचीव करो। मैंने देखा लोग कुछ अचीव करते हैं थोड़ा सा एंड उनको लगता है ना अब वो ही सबसे बड़े एक्टर है, पर यहाँ पे शाहरुख खान है जो मतलब इतनी मूवीज कर रहे हैं, स्टिल दे आर वर्किंग हार्ड। सलमान खान, शाहरुख, उनको आप जो मर्जी बोलो बट वो लोग ऐसे हैं जो जिनके नाम पे मूवीज चलती हैं, जिनके नाम पे मतलब पिक्चर्स बिकती हैं सीधा। वो तो स्टार्स हैं। वो बने कैसे, उनकी जर्नी देखो ना, वो बने कैसे। अगर शाहरुख या सलमान खान काम करना बंद कर दे, बोल दे हमने जो अचीव करना कर लिया, छोड़ दें वो भी करना, तो वो थोड़ी ना शाहरुख सलमान रहेंगे। कोई भी याद नहीं करता, भूल जाता आजकल तो, क्योंकि वो अभी तक काम कर रहे हैं, वो अभी तक जिम कर रहे हैं, वो अभी तक डाइट कर रहे हैं, उनको जरूरत भी नहीं है। विराट कोहली देखो, उन्होंने जब एक कुछ लेवल पे अचीव कर लिया, वो चाहते, वो बोलते नहीं करना यार, अब मैं भी, मेरे को भी अपनी मर्जी का खाना है। आज भी वो अगर वर्कआउट कर रहे हैं, डाइट कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर वो भूख है आगे जाने की। सो वो जो हंगर है ना कि आपको एक्सेल करना है लाइफ में, वो आपके अंदर खत्म नहीं होनी चाहिए। वो हंगर तभी रहेगी जब आप ईगो को अपने खुद से दूर रखोगे, तभी। उसके लिए आपका मेंटोर का होना बहुत जरूरी है, जो आपको बता दे। राइट मेंटोर कोई भी हो सकता है, आपकी फैमिली हो सकती है, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, इट कैन बी एनी पर्सन जो आपको सही डायरेक्शन दिखाए। कोई भी आपका अच्छा फ्रेंड हो सकता है। फ्रेंड ऐसे नहीं चाहिए जो बोले अब भाई तू बन गया, अब तू ही है सब कुछ। फ्रेंड होना चाहिए ऐसा जो बोले कि भाई तुझे अभी और बहुत कुछ करना है, ये तो बस शुरुआत हुई है। बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन करा। अच्छा, जब आप मुंबई में थे तो जाहिर सी बात है, हम किसी भी फील्ड में होते हैं तो वहाँ पे अप्स और डाउन्स आते रहते हैं। कभी ऐसा इमोशनल मोमेंट हुआ आपके साथ कि आपको लगा यार छोड़ो मैं कहाँ फंस गया हूँ, अच्छा खासा था यार, वापस चलता हूँ, कुछ ऐसा था? अगर ऐसा हुआ भी ना, मतलब देखो सक्सेस की गारंटी ना कभी भी नहीं किसी को मिलती है। तो ना एक चीज रहती है कि सक्सेसफुल होने के लिए ना आपको फेलियर देखना ही पड़ेगा। मैं जब भी फेल हुआ, मैं ऑन रिकॉर्ड ये चीज बोल रहा हूँ, शायद मुझसे ज्यादा कोई फेल नहीं हुआ है जितना मैंने फेलियर को देखा। मैं बहुत बार, मेरे बहुत ऑडिशन फेल हुए हैं। मैं बता रहा हूँ 99% ऑडिशंस फेल होते हैं मेरे, मैं वो क्रैक नहीं कर पाता हूँ। पर ना वो जो 1% होता है ना, 1% जब आप क्रैक करते हो और आप स्क्रीन पे होते हो और आप खुद को देखते हो, वो बहुत होता है आपको मोटिवेट करने के लिए। क्योंकि आपको पता है इस चीज के लिए तो आप काम कर रहे हो। अगर आप हर एक ऑडिशन में अपने सक्सेसफुल होने लगे तो फिर मतलब आपको मजा नहीं आएगा ना, वो किक नहीं मिलेगी आपको, कुछ नया नहीं दिखेगा ना। सक्सेसफुल होने का मजा तभी आता है ना जब आप फेल हुए हो। हर दिन आपको नया चैलेंज, ठीक है, मतलब नहीं हो रहे, दिल में ही रहता है ना यार, एक्साइटमेंट तो है ना, ये वाला क्लियर हो गया तो क्या होगा, ये वाला क्लियर हो गया तो क्या होगा। तो जिम जाने का भी मजा है, तो डाइट करने का भी मजा है। वो कॉन्टिन्यूस हंगर रहनी चाहिए। मुझे पता है यार ये चीज नहीं हो रही है ना, तो इससे अच्छी शायद हो जाए, ये नहीं हो रही है तो इससे अच्छी हो जाए। तो कभी फिर मैं ये चीज दिल पे दिमाग पे सोचना ही नहीं है, काम करते रहो। यही चीज ना, ये मेंटालिटी का डिफरेंस आता है जब आप मुंबई रहते हो। माइंडसेट वहाँ के लोगों का टॉप नॉच है। मतलब इतना कुछ आप सीखते हो ना, आपको लाइफ इतना हम्बल कर देती है वहाँ पे। आप चाहे वो रिक्शा वाले हो या कोई भी आपको आदमी दिखेगा ना, आपको वहाँ पे वो वेग नहीं दिखेगा, ऐसा बैठा हुआ है ना, मतलब मैंने ठीक है मैं हो गया हूँ सक्सेसफुल, वो बैठा हुआ आपको मिलेगा नहीं। हंगर बहुत है। हंगर रात को 2 बजे, सुबह 4 बजे आपको लोग काम करते हुए मिलेंगे, कर रहे हैं, मतलब घर से निकल रहे हैं, लोग 2-2 जॉब्स कर रहे हैं। आपको लाइफ को देखना, आप देखो लोकल में जाओ। मैंने ट्रैवल करा है। आपने अगर लोकल में क्या देखो, वो लोग लोकल में ट्रैवल कर रहे हैं अपनी फैमिलीज को सपोर्ट करने के लिए, जा रहे हैं रात को 12 बजे भी लोकल में लोग हैं, कोई शायद 3 बजे निकल रहा हो, कितना ज्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, बट दे आर नॉट कंप्लेनिंग। मेरे को यहाँ से एक चीज़ फील होती है, जैसे कि आपने बोला कि हमेशा हर दिन नई चीज़ होती है। अगर हम फेल हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, ताकि हमारे दिमाग में ये वाली चीज़ रहे कि मुझे नेक्स्ट टाइम बहुत बढ़िया से बाउंस बैक करना है। बट अगर हम फेल होते जाएंगे, हमें लगेगा यार, या
मान के चलो हमें असफलता मिल गई तो मेरे को लगा यार आई एम दी बेस्ट, आई एम दी बेस्ट, अब मैं तो बेस्ट हूँ मेरे, बट कल को हमें कोई रिप्लेस कर सकता है, हमसे भी तो बेस्ट लोग बैठे हैं। लेकिन अगर मैं फेल हो रहा हूँ कुछ एक पॉइंट से, कुछ भी है, अब देखो किसी बड़े सेलिब्रिटी को पकड़ लो या स्पोर्ट्स पर्सन को पकड़ लो, वो हर मैच में सक्सेसफुल तो नहीं होते, हर मूवी तो उनकी सुपर डुपर हिट नहीं जाती, हर एक को वो मिलता ही है, कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ने के लिए आपको फेलियर से गुजरना ही पड़ता है, क्योंकि वही बोला जाता है कि अगर आपने 10 चीजें करी है तो उसमें से शायद 1.5 या 2 ही चीज सही होगी, बाकी सब आपका वही होगा। तो जो चीज आपके माइंडसेट को डेवलप करती है और आगे बढ़ाने के लिए हेल्प करती है। बहुत अच्छा पॉइंट समझाया। अच्छा, बात करते हैं कि एक मॉडल कितने पैसे कमा लेता है एड्स वेड्स से, किस तरह की एड्स मिलती है? एक मॉडल स्पेसिफिकली अगर मैं मॉडलिंग से जो पैसा कमा रहे हैं वो अच्छा कमा लेते हैं, ऑल्दो मतलब एज कम्पेयर टू फीमेल मॉडल्स थोड़ा सा कम रहेगा, बट अच्छा मतलब मॉडलिंग से वो अच्छा कमा लेते हैं, बट साथ साथ वो इंस्टा पे भी आजकल प्रमोट कर लेते हैं प्रोडक्ट्स को, तो उनको वहां से भी अच्छी अभी उस पे आना है मैंने, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे। तो चलो आपने बात छेड़ ही ली है, तो लेट्स टॉक अबाउट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। आपने देखो, मैंने भी देखा, हर एक ने देखा आज के टाइम पे स्पेशली, नॉट ओनली इन जम्मू बट जम्मू में भी, और इवन पूरी इंडिया की बात कर लें, ज्यादातर हम इंडिया की ऑडियंस को देख रहे हैं, हर दूसरा बंदा ना इन्फ्लुएंसर बना हुआ है। एक इन्फ्लुएंसर किसको होना चाहिए यार? पता नहीं, मतलब अगर लोग कमेंट्स में बता दे, मैंने एक क्वेश्चन का आंसर हमेशा ढूंढता हूँ, एक इन्फ्लुएंसर आखिर है क्या? मतलब आप कंटेंट क्रिएटर हो, मेरी नजर में आप कंटेंट क्रिएटर हो सकते हो। सो देखो, आज ना आप इनको डिफरेंस बता दो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंटेंट क्रिएटर एंड इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर का मतलब होता है टू इन्फ्लुएंस समवन, यस, इन ए पॉजिटिव वे, यस, बट यहाँ पे कंटेंट क्रिएटर भी बोल रहा है आई एम इन्फ्लुएंसर, है ना? तो बताओ। तो मैं आपको वही चीज बोल रहा हूँ ना, देखो इन्फ्लुएंसर एक वर्ड है ना, उसका मतलब आप किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, इन्हें पॉजिटिव है, अच्छा सिखा रहे हो। कंटेंट क्रिएटर क्या हो गया कि कुछ खुद की क्रिएटिविटी से आपने कंटेंट बना लिया, ये नहीं कि मतलब आप सड़क पे चलना शुरू हो गया, आपने उस पर रील काट के बना ली, आप खुद को बोलो मैं इन्फ्लुएंसर हूँ। भाई इन्फ्लुएंस हो कौन रहा है? अगर हर कोई इन्फ्लुएंसर बन गया तो इन्फ्लुएंस होगा कौन? अगर यूथ इन्फ्लुएंसर ही बन गया सारा, तो इन्फ्लुएंस हो कौन रहा है? इसका अगर कोई आंसर बता दे तो मतलब मैं ढूंढ रहा हूँ इसका आंसर कि इन्फ्लुएंसर है कौन? इन्फ्लुएंस हो कौन रहा है? अच्छा, इन्फ्लुएंस हो कौन रहा है? क्योंकि सब इन्फ्लुएंसर बन गए, इन्फ्लुएंस हो कौन रहा है? आप किससे इन्फ्लुएंस हो, पहले आप ही बता दो। यार देखो, मैं जब YouTube चला ना, मतलब उस टाइम मैं नाम ले लेता हूँ, अभिनव महाजन, गौरव तनेजा, साहिल खान का भी YouTube काफी अच्छा चल रहा था। उसके बाद आई थिंक 1-2 और थे लोग, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है। एक थे नेपाल के, मतलब नेचुरल बॉडी बिल्डिंग को वो प्रमोट कर रहे थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा। ठीक है, ये लोग मेरी नजर में इन्फ्लुएंसर थे, क्योंकि इन्होंने देखो, अब गौरव तनेजा या अभिनव महाजन या साहिल खान की अगर मैं बात करूं, ये जो वो लोग थे जो यूट्यूब पे जब स्टार्ट हुआ ना, इन्होंने फिटनेस को एक नई डायरेक्शन दी, लोगों ने इनसे चीजें सीखना शुरू की, फिटनेस को, जिम के बारे में उन्होंने, वर्कआउट्स के बारे में बताया, तो उनको आप बोल सकते हो उन्होंने इन्फ्लुएंस किया यूथ को। इन्फ्लुएंसर की अगर बात करो इन ब्रॉडर स्पेक्ट्रम, अब सलमान खान भी तो बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर है, उनसे बड़ा इन्फ्लुएंसर कौन है? उनको देख के लोगों ने जिम शुरू की, शर्टलेस का उन्होंने जो सीन लाया इंडस्ट्री में, कितने लोग थे जो इन्फ्लुएंस हुए। ऋतिक रोशन आप देखो, जब उनकी मूवी कहो ना प्यार है, लोगों ने देखा उनकी ऐसी फिजिक है, वो देखो उस चीज को आप कहते हो कि इसको इन्फ्लुएंस करना। बट आजकल ये जो कंटेंट क्रिएटर है, कंटेंट क्रिएटर भी नहीं है वो, क्या है? मतलब जैसे अब भुवन बम था, वो कंटेंट क्रिएटर था, वो कंटेंट क्रिएट कर रहे थे खुद की क्रिएटिविटी से, बना रहे थे ना, वाइन्स बनाई, हर्ष बेनीवाल वाइन्स बना रहा है, कुछ भी कर रहे हैं वो लोग, अब वो है क्रिएटर। उन्होंने व्लॉगिंग से शुरू करा ना, व्लॉग किया, बट दे ट्राइड समथिंग न्यू। बट आजकल ना क्या कि आजकल लोग पजल हो गए हैं, उनको लगता है हम कंटेंट क्रिएटर भी है, हम इन्फ्लुएंसर भी है, बट इन्फ्लुएंस किसको कर रहे हो तुम? जो ऊपर के लोग थे, जैसे जो यूट्यूबर थे इनिशियली जो भी थे, उन लोगों ने 10-10 साल दिए थे इस चीज को। आजकल आप 3 साल 4 साल करते हैं के बाद आप बोल दो कि हम अब इन्फ्लुएंसर बन गए। आप इन्फ्लुएंस कर किसको रहे हो? पहले तो आप अपना टारगेट ऑडियंस समझ लो, हमारी ऑडियंस है कौन? यूथ ही यूथ को इन्फ्लुएंस कर रहा है। यूथ को इन्फ्लुएंस अगर होना है तो सलमान खान ने किया, मतलब उनकी वीडियोस देखो,
जो पुराने यूट्यूबर्स हैं, या अगर आपको फिटनेस में आना है तो आप फिटनेस को होलिस्टिक अप्रोच देखो ना, जिम से बाहर निकल के भी देखो फिटनेस है। उसेन बोल्ट है, मतलब ओलंपिक लेवल के, माइकल फिलिप्स है, वो भी तो फिटनेस, वो फिट है तभी तो इतने मेडल्स जीते ओलंपिक में। उसेन बोल्ट ने इतनी रेसेस जीती, ऐसे नहीं जीती ना। तो फिटनेस को ओवरऑल अप्रोच में देखो, फिटनेस को जिम में बांध के मत देखो। हर कोई आदमी जिम जा रहा है, वो बोल रहा है मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ। डंबल मारने से आप कंटेंट क्रिएटर नहीं बनते हो, या वेट मार लिया, एक्सरसाइज कर ली, वो कंटेंट क्रिएशन नहीं है। ये चीज आपको समझना पड़ेगा। कंटेंट क्रिएशन क्या होता है, जिसमें आप खुद की क्रिएटिविटी से बना रहे हो। तो जो ये फूड ब्लॉगर हैं या और अलग जो बोलते हैं कि हम भी कंटेंट ला रहे हैं, या इवन वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि भाई ये वाला खाना खाओ, इस रेस्टोरेंट का खाओ, ये उनको किस कैटेगरी में डालोगे? देखो फूड ब्लॉगर्स ना एक अलग चीज आ गई ना, वो आपको गाइड कर रहे हैं। सही है कि खराब है, वो गाइड कर रहे हैं, ये चीज ये ट्राई करो, हमने ये चीज, वो मतलब मेरे को लगता है कि उनका बहुत बड़ा रोल है। जो लोग ऐसे ऐसे कहीं ना कहीं कार्ड्स थे जिनको कोई जानता भी नहीं था, उन्होंने उनको रिवाइव किया। अगर आपको एक एग्जांपल बताओ, बाबा का ढाबा करके, जो दिल्ली में जो बहुत वायरल हुए, उनकी चलो उनको एक अच्छी इनकम मिल गई। तो फूड ब्लॉगर्स ने कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में इम्पैक्ट किया चीजों को। कहीं लोगों की इनकम लग गई। कुछ आजकल आप देखो अनएम्प्लॉयड यूथ है जो वो फूड कार्ट्स खोल रहे हैं, क्योंकि उनको होप है कि हम अच्छी क्वालिटी देंगे, हम यहाँ से पैसा कमा सकते हैं। तो इसको पॉजिटिव वे में अगर आप देखोगे ना, बहुत अच्छी चीज की फूड ब्लॉगर्स ने, कि सबको एक होप मिल गई कि हाँ हम ये काम कार्ट लगा सकते हैं। ठीक है, कोई भी आज एज ग्रुप है ही नहीं, बैरियर है ही नहीं कि आप किसी भी एज में आप कार्ट लगा सकते हो, आपको पता है चीज चलेगी। बट थोड़ा सा ये जो जिम का है कल्चर है, जिम में जो फिटनेस, ये थोड़ा सा इन लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा कि इन्फ्लुएंस कर किसको रहे हैं और ये क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट ला रहे हैं। क्योंकि यूथ को थोड़ा, या तो तुम गाइड करो पूरा, बताओ कि हम ये अपनी पढ़ाई के बारे में भी बताओ, अपनी जर्नी से अपनी जर्नी बताओ, अपने बताओ कि हमने ये डिग्री की है, सो दैट आपको अगर कोई देख रहा है फिटनेस करे बट उसको एटलीस्ट अपनी पढ़ाई पूरी कर ले। मैं पढ़ाई पे इसलिए करता हूँ इतना फोकस, क्योंकि पढ़ाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने पढ़ाई नहीं की ना, आप कहीं पे बहुत मुश्किल है आपके लिए। ये भी आज सक्सेसफुल लोग देख लो, इन्होंने मतलब हमेशा डिग्री है। आज देखो जिसको जो कॉलेज नहीं गया, उससे अगर आप पूछोगे ना कि यार तेरा लाइफ में रिग्रेट क्या है, वो बोलेगा यार मैं कॉलेज नहीं गया हूँ। हाँ, कॉलेज में सिखाया जाता है। मेरे को ऐसा लगता है कि पढ़ाई का क्या डिफरेंस है, जो मैंने समझा आज तक। अब देखो कोई जम्मू यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, कोई हार्वर्ड में पढ़ रहा है, लगभग जो सिलेबस है वो 90% सेम है। डिफरेंस और सिर्फ ये है माइंडसेट का। जो हार्वर्ड में होगा वहां पे उस तरह के बच्चे होंगे, और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में होगा वहां पे उस तरह के बच्चे होंगे। अब देखो जो जितने बड़े कॉलेज या जितने बड़े यूनिवर्सिटी में होंगे, आपको उस तरीके का माइंडसेट होगा, बिजनेस होगा, आपका माइंड वैसा ग्रो करेगा। वही सुना ना आपने कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल। आप जिन 5 लोगों का सबसे ज्यादा समय व्यतीत करते हो, आप उनके जैसे बन जाते हो। तो मुझे लगता है कि सराउंडिंग्स मैटर करती है। वही चीज आके वो इन्फ्लुएंस करती है कि आप किन के बीच में वो आपको इन्फ्लुएंस करेंगे। अब मैं आपके साथ थोड़ा रहना शुरू करूंगा तो मेरे को भी शौक पड़ेगा मॉडलिंग करने का, मॉडलिंग का, जिम का। तो देखो कहीं ना कहीं आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो। यही चीज मैं आपको बोल रहा हूँ कि ठीक है, अगर आपको फिटनेस से रिलेटेड कंटेंट बनाना है ना, आप बनाओ, पर साथ साथ आप ना बाकी चीजों को कभी भी छोड़ो मत। वो चीजें भी बताओ, अपनी जर्नी के बारे में बताओ। आप तुम लोग क्या करते हो, तुमने क्या पढ़ाई की है, या तुम क्या करने वाले हो, कौन सा कोर्स करने वाले हो, वो बताओ, सो दैट तुम एटलीस्ट लोगों को मोटिवेट तो करो। और ये नहीं बताओ खाली यही करना, यही चीज नहीं कि भाई इसी से तुम्हारा घर चलेगा। ये बड़ा छोटा स्पैन है इन्फ्लुएंसर्स का ना, ये जो चीज रहती है बड़ा छोटा स्पैन है। इसमें तुमने ठीक है 3 साल कर लिया, व्हाट आफ्टर 3 इयर्स, ठीक है, मैं हाइपोथेटिकली लेके चलता हूँ। एक इन्फ्लुएंसर XYZ कोई सा भी हो सकता है, वो 10 साल बहुत अच्छा काम किया, 10 साल के बाद भी तो लाइफ है। व्हाट आर योर प्लान्स आफ्टर 10 इयर्स? 10 साल के बाद तुम क्या करोगे? क्योंकि ना तो तुम्हारे पास तब ऐसी फिजिक रही होगी, ना तो वो ऑडियंस रही होगी, क्योंकि तुम्हारी ऑडियंस भी तो ग्रो कर रही है तुम्हारे साथ एज वाइज। क्योंकि ये तो बॉडी पे चलता है सारा, ये बॉडी पे चलता है। और ऑडियंस देखो, हर जो भी इन्फ्लुएंसर है उसकी ना एक टारगेट ऑडियंस है। ठीक है, उसकी एज ग्रुप वाले ही उसकी 10 साल के बाद उसकी ऑडियंस भी तो ग्रो कर गई होगी जो उसको देख रही है। पॉइंट मतलब कोरिलेट कर ही नहीं पाएंगे ना। मान के चलो कोई इंसान 60 साल का है, तो 30 साल वाला आदमी उसके साथ कोरिलेट कैसे करेगा? बिल्कुल। 60 साल का जो आदमी है, वो जो फिटनेस टिप्स दे रहा है, वो अपनी एज ग्रुप वालों के लिए देगा ना, कि हाँ देखो मैं 60 का हूँ, मैं वॉक करता हूँ डेली, मैं हेल्दी फूड खा रहा हूँ।
अब जो बंदा 20 साल का 25 साल का वो 60 साल वाले के साथ कोरिलेट कर ही नहीं पाएगा। 20 साल वाले की अलग नीड्स है, उसको चाहिए मोर ओवर लाइक जिम में वर्कआउट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के ऊपर वो फोकस करेगा। ठीक है, वो बोलेगा नहीं मेरे को बॉइल्ड चिकन खाना है। माइट भी 60 इयर्स वाले हों, वो बोले नहीं आप सब चीजें खाओ, लाइफ को एंजॉय करो। बट 20 साल का जो लड़का बोलेगा नहीं मेरे तो गोल्स है, मुझे अचीव करना है, लाइफ को बाद में एंजॉय करूंगा। और दोनों की बॉडी रिस्पॉन्ड भी अलग अलग टाइम पे कर रही है। थोड़ा सा ये चीज है। ठीक है, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन करा। सो अब मेरे को एक चीज बताओ, बहुत सारे आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे फेक फॉलोअर्स लेके भी चल रहे हैं, और वो ब्रांड्स उनको कैसे डील दे देते हैं, ब्रांड डील कैसे हो जाती है, कुछ के जेन्युइन है, कुछ के फेक हैं, दिखा रहे कि देखो हमारे पास इतना है, क्योंकि आज के टाइम पे हर चीज को तुम फेक ला सकते हो, ऐसा तो है नहीं डिफिकल्ट, थोड़े से पैसे तो हो जाती है। तो ब्रांड डील के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? यार देखो, मेरे को लगता है ना ब्रांड डील्स हैं, ये जो लोग टिपिकली इन्फ्लुएंसर्स हैं वो ज़्यादा थोड़ा इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, बट जितना मेरे को ये समझ आया ब्रांड्स को फ़र्क ही नहीं पड़ता आजकल। उनको किस चीज़ से उनको देखो ये चीज़ है ना, ये इसको अगर मैं सिंपली आपको ये बताऊं, वो लोग ना देखते हैं 100K फॉलोअर्स है ना आपको काम दे देंगे, 200K फॉलोअर्स है आपको काम देंगे, वो इतना डिटेल्स में जाएंगे ही नहीं कभी। वहां पे क्या रहता है, उनको जैसे 20 इन्फ्लुएंसर चाहिए विद 100K, तो 30 लेंगे, देखेंगे हाँ ओके फाइन, अच्छा दिखता है, ये दिखता है, वो दिखता है, चलो ठीक है डन। वो इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। डिटेल में हम लोग सोचते हैं कि यार वो ये भी देखेंगे, वो हमारी एंगेजमेंट चेक करेंगे, वो ये चेक करेंगे, बट ब्रांड्स मेरे को लगता है वो नहीं चेक करते हैं, वो डायरेक्टली काम दे देते हैं। अच्छा। क्योंकि एजेंसीज इन्वॉल्व है इसमें, वो भी अपना कमीशन लेती हैं कुछ, तो फिर इस वे में काम करता है। बट फेक फॉलोअर्स वाला वो तो अलग सेपरेट गेम है, उसके बारे में ब्रांड्स को फर्क नहीं पड़ता है। जहाँ तक ये मेरा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है ब्रांड्स ध्यान नहीं देते हैं आजकल। ओके, अच्छा मॉडलिंग के इस पे आते हैं दोबारा से। मॉडलिंग में तरीके बताओ इनकम सोर्स के, मतलब क्या क्या तरीके होते हैं इनकम के? देखो मॉडलिंग में एक तो आपका एड्स आ गया, हाँ आप कमर्शियल कर रहे हो, ठीक है। सो उसके बाद आपका सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर है ना, इन्फ्लुएंसर आप कर लो। और क्या क्या है? देखो मॉडलिंग में ना सबसे पहले आपको खुद का समझना पड़ेगा आप किस फील्ड में जाना चाहते हो। मॉडलिंग की क्या फील्ड्स होती है? देखो मोस्टली इंडिया में जो चल रही है, हाँ, प्रिंट और रैम। जो प्रिंट शूट्स होते हैं, दोनों में फर्क क्या है? रैम के लिए बेसिक क्राइटेरिया मिनिमम हाइट 6 फीट चाहिए। प्रिंट के लिए आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है हाइट की, मैं भी कर सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, अगर आप फिट बैटर कॉर्पोरेट लुक चाहिए आप प्रिंट कर सकते हो, क्योंकि प्रिंट में आपकी हाइट रिक्वायरमेंट नहीं है, फेस, सिर्फ फेस। जो रैम्प है, रैम्प में आपकी हाइट 6 फीट चाहिए, क्योंकि एज ए मॉडल आप मैनिक्यून हो, जो आपको पहनाया है वो अच्छा दिखना चाहिए, ये सबसे बड़ा। उसके बाद आपका फिर आ गया बॉडी पार्ट मॉडलिंग हो गई, जैसे हैंड्स, किसने हैंड दिखाया, जैसे आपने देखा होगा कुछ एड्स होते हैं जिसमें सिर्फ हाथ दिख रहा होता है फीमेल मॉडल का, वो वाला हो गया। इंडिया में मोस्टली अभी हम समझे तो मॉडलिंग को आप दो ही वे में कैटेगराइज कर सकते हो, एक प्रिंट और एक रैम्प। बाकी डिटेल्स तो मतलब चलती रहती है, बट ब्रॉडली अगर आप बोलो तो दो ही हैं। तो दोनों में से ज्यादा पैसा किसमें आने के? देखो प्रिंट में ज्यादा पैसा है, प्रिंट ज्यादा चलता है, रैम्प शोज कम होते हैं इंडिया में। तो वो रैम्प का थोड़ा सा कल्चर चेंज हो गया, आजकल बॉलीवुड वाले रैम्प शोज कर रहे हैं। तो मॉडल का क्या? नहीं मतलब मॉडल्स अब थोड़ा पीछे हैं। आई होप ये इंडस्ट्री में अच्छा, हमारी इंडस्ट्री में एक चेंज आना चाहिए कि एज ए मॉडल्स आपको शो स्टॉपर भी वही चाहिए और शो ओपनर भी मॉडल ही होना चाहिए। बॉलीवुड वाले अपना काम कर रहे हैं, उनको करने दो, क्यों मॉडल्स की रोजी रोटी पे लात मार रहे हो। ये इंडस्ट्री में ये चेंज आना चाहिए जो मुझे लगता है। तो मतलब ओवरऑल तो आपने दोनों में से ज्यादा काम किस में करा है? मेरा ज्यादा प्रिंट में मैंने किया। प्रिंट में? प्रिंट, लेकिन रैम्प भी किया, बट मेरे को प्रिंट में ज्यादा मजा आता है, उसमें इनकम भी ज्यादा होती है, या प्रिंट की पेमेंट भी ज्यादा है, वो चीजें। और रैम्प का ना मतलब चेंज होता रहता है, कभी उनको बड़े थिन मॉडल्स चाहिए, अभी इंडस्ट्री का नॉर्म चल रहा है उनको ना मतलब 6 फीट स्लिम मॉडल चाहिए, और मैं लाइक मेरा जो फिजिक है वो थोड़ा सा मस्कुलर है, तो कई बार मैं उस क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठता हूँ, तो मैं प्रिंट में ज़्यादा अच्छा करता हूँ। चलिए बहुत बढ़िया से आपने एक्सप्लेन करा। सो अब मेरे को एक चीज़ ये पूछनी है आपसे कि जब आप मिस्टर इंडिया के लिए सिलेक्ट हुए थे तो घर वालों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, क्या रिएक्शन था? ऑब्वियसली उनको तो मतलब अच्छा फील हुआ। तो जितने भी लोग ये देख रहे हैं, मतलब जो भी अपने गोल्स को परस्यू कर रहे हैं, मैं उनको एक चीज़ बताता हूँ। आज अगर आपको लगता है ना आपकी फैमिली आपको किसी भी वे में सपोर्ट नहीं करी आपके ड्रीम्स के लिए, आप अकेले हो,
बट आपकी फैमिली ना मतलब कहीं ना आपके सपनों के लिए भगवान से प्रे कर रहे होंगे, दिखा नहीं रहे होंगे आपको सो दैट आप कंप्लेसेंट हो जाओ, बट वो लोग प्रे कर रहे हैं आपके लिए, आपके ड्रीम्स फुलफिल हो उसके लिए प्रे कर रहे हैं। और जिस दिन आप अपना वो ड्रीम अचीव कर लेते हो, सबसे ज़्यादा खुश आपकी फैमिली होती है, आपसे भी ज़्यादा खुश आपकी फैमिली होगी, और वो आपको उनकी आंखों में दिखेगा। बहुत डीप बात बोली आपने क्योंकि फैमिली से ज़्यादा कोई और नहीं समझ सकता। मैं एक चीज़ बताता हूँ, देखो जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, आपको सक्सेस जब मिलता है ना उस टाइम फैमिली चाहिए होती है। फैमिली की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है फेलियर्स में। हम लोग ये रियलाइज़ नहीं करते हैं, जब आप फेल हो रहे होते हो ना, आपके साथ कोई खड़ा नहीं होता है, दोस्त निकल जाते हैं, गर्लफ्रेंड छोड़ देती है, आपके साथ कांस्टेंट रहती है आपकी फैमिली। फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। फैमिली फेलियर्स में सक्सेसफुल होने में बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती है। तो मैं वही हमेशा कहता हूँ कि फेस सक्सेसफुल हो रहे हो ना तो चलो दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करो, बट फैमिली के साथ ज़रूर सेलिब्रेट करो अपना सक्सेस, क्योंकि फेलियर्स में ना तुम्हारे साथ तुम्हारी फैमिली होगी, तब कोई भी नहीं होगा। वो कहते हैं ना सक्सेस हैज मेनी फादर्स बट फेलियर हैज नन। यस, तो ये बिल्कुल एप्ट है इस चीज़ पे। तो फैमिली का साथ होना बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने। अब मेरे को ना यहाँ से एक चीज़ और आ रही थी याद से, शायद थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन है। अब आप मॉडलिंग हो, लुक भी अच्छी है, तो ऑब्वियसली डिस्ट्रैक्शन करने के लिए अपोजिट जेंडर तो ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? नहीं ये चीज़ें, हाउ टू कंट्रोल दिस? ये चीज़ें बहुत पहले मेरे को समझ आ गई थी। मतलब कितना कैसे समझा लिया आपको किसी ने? अपने देखो, मैं बोलूँ, मैं कॉर्पोरेट में काम भी कर रहा था। मेरे को सबसे अच्छा अपने करियर में ना एक ही चीज़ लगती है, क्या? चीज़ें लेट मिली बट सही टाइम पे मिली। अच्छा, यही चीज़ें मेरे को थोड़ा जल्दी मिल जाती ना तो शायद मैं आज यहाँ नहीं बैठा होता, शायद मेरा करियर खत्म हो गया होता। चीज़ों का लेट मिलना ना इज ए ब्लेसिंग। आप इतने मैच्योर हो जाते हो, आप चीज़ें समझ लेते हो, आपको दूसरे आदमी का इंटेंशन समझ आ जाता है कि यार मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा क्या नहीं। मैंने तभी एक पॉइंट स्टार्टिंग में बोला ना, जो अर्ली सक्सेस है ना वो स्कैम है, उसको मत चेस करो। ज़्यादा देर तक आपको इंडस्ट्री में बने रहना और काम करना है ना, चीज़ों को ऑर्गेनिकली आने दो खुद के पास और वेट करो चीज़ों का। काम करते रहो, काम करते रहो, काम करते रहो, वो चीज़ें सस्टेन करेंगी। अर्ली सक्सेस आज आया, मैंने ऐसे लोग देखे हैं 22-23 में अच्छा काम करें इंडस्ट्री में, 2 साल के बाद गायब, किसी को नहीं पता वो कहाँ पे है। सो मैंने लेट किया स्टार्ट, जब लोगों का शायद करियर खत्म होता है मैंने तब स्टार्ट किया होगा, बट चीज़ें चल रही हैं क्योंकि मैं वो थोड़ा सा कहते हैं ना, वो भट्टी में आप पक लेते हो अच्छे से, तो मैं पक रहा था सो दैट मेरी मेच्योरिटी भी उतनी हो गई थी, मैं चीज़ों को अच्छे से जज कर पाया क्या सही है क्या गलत है। डिस्ट्रैक्शंस हमेशा रहेंगी और ये ऐसी फील्ड है यहाँ बहुत डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, पर आप खुद को कैसे टैकल करो इन सब चीज़ों से, वही एक डिफरेंशिएटर है सबसे बड़ा। बहुत अच्छे से आपने बताया ये तो चलो आई होप जो आज की यंगस्टर हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर इन चीज़ों में घुसे रहते हैं, तो वो इस चीज़ को समझ पाए। ये इन चीज़ों पे मतलब अपने काम पे फोकस करो, ये चीज़ें तो बाई डिफॉल्ट मिल जाएंगी ना। अगर देखो, अगर आप सक्सेसफुल हो, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो ना, ये चीज़ें बाय प्रोडक्ट है। इन चीज़ों के पीछे भागोगे ना तो आप अपना बहुत इंपॉर्टेंट टाइम, जो आपका गोल्डन पीरियड है, आप वो वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है। हार्डवर्क, मैं किसी के साथ बैठा हुआ था तो ना वो बात की, मतलब थोड़ा सा डीप है किस्मत को लेके, कि किस्मत है तो ये हार्डवर्क करना है। तो ना मेरे को किसी ने ये चीज़ बोली कि अगर आपकी किस्मत होगी ना, आप मेहनत भी तभी कर पाओगे। मेहनत करने के लिए भी किस्मत चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कल पेपर है और आपके घर में लाइट ही चली गई आज, रात को लाइट ही नहीं है पूरी, इन्वर्टर खराब हो गया आपका, कुछ ऐसा शॉर्ट सर्किट हो, तो आप कहाँ से पढ़ोगे? अब मेहनत, आपका इंटेंशन है आप पढ़ने का, पर आप रात को जाओगे कहाँ, क्या करोगे? मतलब मेहनत, कहीं आप एग्जाम देने जा रहे हो, गाड़ी का टायर पंचर हो गया, आप लेट हो गए, आपको एंटर ही नहीं करने देंगे वो। भगवान ने करे कुछ 19-20 हो जाए, आपने पूरी प्रिपरेशन की है पर चीज़ें आपके फेवर में नहीं होंगी फिर। तो उन्होंने मुझे ये चीज़ बोला कि अंकित, मेहनत करने के लिए भी ना किस्मत का साथ चाहिए। सो जो आपका गोल्डन टाइम है मेहनत करने का, उसमें आप मेहनत करो, सो दैट जब आपका चांस हो वहाँ पे आप क्लिक कर लो। बड़े अच्छे से आपने बताया मेहनत के बारे में। मेहनत के लिए भी किस्मत चाहिए, है ना? तो किस्मत का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और वैसे भी हर इंडस्ट्री में मेरे को लगता है कि लक के बिना तो कुछ नहीं है। 70% तो आपको लक चाहिए।
यार लकी होना भी जरूरी है। मैं 70 नहीं बोलता, मैं कहता हूँ 100% आपको लक चाहिए। एक बुक है उस पे ये लिखा हुआ है, व्हाट इज लक, व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी दैट इज लक। अगर आप प्रिपेयर ही नहीं होगे, आपको मैं आज आपको बोलता हूँ यार भाई एक शूट करो, आप मेंटली प्रिपेयर्ड ही नहीं हो, आप शूट कर ही नहीं पाओगे। आप मान के चलो लास्ट 1 साल से प्रिपेयर कर रहे हो, पोजेज आपको पता है कैमरा के आगे क्या फेस करना है, क्या पोज करना है। आपको मैं बोलता हूँ भैया ऐसे ऐसे एक शूट है करो, आप करोगे, आप उसमें क्लिक करोगे। अब आप क्या बोलोगे कि मैं लकी था, मैंने आपको ऑफर किया, लोग तो बोलेंगे ऐसे ही बंदे को मतलब ऑफर किया बंदा, चलो देखो आज स्टार बन गया, पर उनको बैकड्रॉप नहीं पता स्टोरी का। वो बंदा 1 साल से मेहनत कर रहा था और उस बाय चांस सही अपॉर्चुनिटी मिली, उसकी प्रिपरेशन थी, आज लोगों को वो लक दिख गया। सो लकी होने के लिए भी तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको, 100% लक चाहिए आपको, सो दैट सही टाइम पे आपको काम मिल जाए, अपॉर्चुनिटी मिले और आपकी मेहनत भी पूरी है तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। पॉइंट। अच्छा, तो आप जिम में कितनी मेहनत करते हो आज? यार जिम में अब रोज मेरे 2.5 घंटे लगते हैं। ओके, और डाइटिंग का क्या है आपका? अभी भी कर रहा हूँ डाइटिंग, अभी भी वो पूरा मतलब? हाँ, मतलब हटना ही नहीं है डाइटिंग से। कभी हो गया वंस इन ए ब्लू मून मीठा खा लिया कुछ, क्योंकि मैं बोलता हूँ कि यार बिल्कुल भी, अब मैं बोलूँ मैं बॉइल्ड खाना, मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं बोलूँ मैं बॉइल्ड खाना खाऊंगा वो खाऊंगा, मुझे पता है वो मैं सस्टेन नहीं कर पाऊंगा। कैलोरी डेफिसिट में खाओ, प्रोटीन लो, वर्कआउट करो नॉर्मल, क्योंकि पता है ये मेरा कर्म है, ये करना ही करना है। अदरवाइज मैं भी बाहर हो जाऊंगा इस फील्ड से अगर ये चीजें मैं नहीं करूंगा। मेंटेन नहीं रखोगे? मेंटेन करना है, जिम जाना है। आप लोग देखो आज अगर लोग कोई जॉब पे जा रहा है उसका काम है, सो मेरे को लगता है मेरा काम यही है, जिम करना है, ऑडिशंस देना, वीडियोस बनाना, ये सब चीजें ये मेरा काम है, मेरे को ये करना है। मैं इसको ये नहीं समझता हूँ कि शौक है मेरा। बहुत टाइम ऐसा होता है मेरा मन नहीं करता जिम जाने का, मन को मार के जाना, मन को मार के, पता है ये काम है मेरा। जैसे किसी का कोई ऑफिस है, मेरा ऑफिस वही है, मेरे को वहां जाना है। तो कभी आप कैसे, मतलब होता होगा कि यार आप छोड़ देते हो, आप चलो बिजनेस वैसे स्टार्ट कर लिया, बिजनेस पे ही फोकस करता हूँ, मॉडलिंग में बहुत देख लिया, बहुत तप लिया, अब आगे बढ़ते हैं, बिजनेस की साइड ज़्यादा फोकस करते हैं? मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बिजनेस को इस वे में करता हूँ कि ठीक है चल रहा है, जो हो रहा है सही है, चलने दो, जो हो रहा है देखते रहो। और मॉडलिंग का और एक्टिंग का ना ये चीज़ है कि इसमें बहुत कुछ अभी करना है, अभी बड़े गोल्स बहुत, अभी तो सीखना शुरू किया है हर दिन ना। मतलब मैं आपको भाई ये बता सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस, और जो भी मेरे सीनियर एक्टर्स हैं, चाहे वो हमारे जम्मू में है या पैन इंडिया में जो भी मेरे सीनियर्स हैं, क्योंकि मैं तो बहुत छोटा हूँ, आई एम स्टिल जीरो, मेरे को कुछ भी नहीं आता, मैं सीखता हूँ। जो मेरे सीनियर एक्टर्स हैं ना, जब मैं उनको देखता हूँ ऑडिशन देते हुए या बात करते हुए, तो ना वो इतने डीप हैं, उनके एक्शंस इतने डीप होते हैं ना, आप इंसान हैरान हो जाता है कि वो कितनी डिटेल्स। मैंने आपको एक सिगरेट वाला एग्जांपल दिया ना, ऐसे बहुत से एग्जांपल्स होते हैं। जब आप वो चीज़ देखोगे ना, आप बोलोगे भाई कितने डीप तक इनकी थिंकिंग है। और उनसे आप बात करो, उनके पास आप बैठो, आपको एक नया विजन देंगे और आप इतने मोटिवेटेड फील करोगे ना कि यार ये चीज़, हाँ हमें ये चीज़ करनी है। इट्स नॉट अबाउट कि आपको पैसा है, वो पैसे के लिए एक्टिंग करनी है, पैसे के लिए मॉडलिंग करनी है। ठीक है, पैसा इंपॉर्टेंट है, बट आपको आपका काम करना आना चाहिए। आपको आपका काम आता होगा तो पैसा खुद ब खुद आएगा। सिर्फ पैसे के लिए आप बोलो मैं मॉडलिंग करूँ या एक्टिंग करूँ, वो गलत चीज़ है। काम सीख लो, अपने काम में बिल्कुल अच्छे बनो, परफेक्ट बनो, तो आपको वो बुलाएंगे। एक्टिंग है, सीख रहा हूँ आज भी बहुत सी चीज़ें। तो आपको ऐसा नहीं फील होता मुझे अब एक्टिंग वाली साइड भी जाना चाहिए? देखो, जाना एक्टिंग वाली फील्ड में जाना, कि आप काम कर रहे हो, आपको मैंने आपको क्या बोला, आप मेहनत कर रहे हो, यू जस्ट वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, दैट्स इट। यू आर वर्किंग, या आई एम वर्किंग, ऑडिशंस भेज रहा हूँ, सीख रहा हूँ कहाँ पे क्या गलत हुआ, उनसे पूछता हूँ कहाँ गलत हुआ, इसमें क्या चेंज कर सकता हूँ, फीडबैक लेना उनसे। कास्टिंग डायरेक्टर्स का फीडबैक बहुत मैटर करता है, उनसे फीडबैक लिया कहाँ पे गलत था। ठीक है, बहुत छोटी छोटी, एक नॉर्मल सा आपको मैं बोलता हूँ, अगर आपको मैं बोलूँ बाइक पे बैठना है, बाइक चलानी है, मतलब आप यहाँ तक ये सोचो कि आप इंसान किक मार लेगा, किक से आप बाइक स्टार्ट कर रहे हो, गियर डाल रहे हो, रेस दे रहे हो, पर चाबी कौन लगाएगा? ऐसी चीजें मतलब मैटर करती हैं। चाबी निकालनी भी तो है अपने को। मतलब एक चीज होती है एक्टिंग ना, जब सिखाते हैं आप एक्टिंग को, अगर आपको समझना है, आपको सिर्फ कैमरा के आगे ना, मैंने बोला कि भाई आप जाओ और बाइक स्टार्ट करो, बाइक स्टार्ट करनी है, पर उससे पहले भी तो आपको खुद को प्रिपेयर करना है। अपने कपड़े क्या पहने हुए हैं, अपने शॉर्ट्स पहना है, जीन्स पहना है, ऑफिस से आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो। अगर आप बाइक से अभी स्टार्ट करने वाले हो, इट मीन्स आप कहीं जा रहे हो, कहीं से आ रहे हो, शॉपिंग करने गए हो, लिफाफा आपके हाथ में है, बहुत सारी चीजें काम करती हैं। आप कहीं से आ रहे हो,
आपके पास कैरी बैग्स हैं, आप उसको टांगोगे कहीं पे, कीज को अपने पॉकेट से निकालोगे, टर्न करोगे की को, इग्निशन ऑन करोगे, बाइक स्टार्ट होगी, किक मारोगे, व्हाटएवर जो भी प्रोसेस स्टार्ट होगी, तो गियर डालोगे, बाइक अभी न्यूट्रल पे है, गियर डालोगे, बाइक आगे को आप लेके जाओगे, फिर कहीं रोकोगे, हेलमेट पहनोगे। सो ना सारा एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस है पूरा। आप सीखोगे ये चीजें, ये आप सीखते तब हो जब आप अपने सीनियर्स के साथ बैठते हैं। ये पता होती हैं, बट जब एक्टिंग की फिल्म आता है तो होता है डायरेक्ट स्टार्ट के चलो भाई। लेकिन हाँ, छोटी चीजें मैटर करती हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा लाइफ का फर्स्ट ऑडिशन था, वो एक माइथो के लिए था। तो आई थिंक मेरे को भीम का रोल मिला था, किसका ऐसे ही था कुछ ना, अच्छे खासे डायलॉग्स थे। मैंने रट लिए डायलॉग्स। डायलॉग क्या रहता है, इतना सा स्क्रिप्ट मिली थी, मैंने रट लिया पूरा। आई वाज लाइक तोते की तरह। मेरे को पता था भाई जाऊंगा तो अंदर गया, उन्होंने कहा शर्ट खोले, क्योंकि वो भीम में आपको पता है माइथो में मतलब वो शर्टलेस कैरेक्टर्स होते हैं जिसमें आप थोड़ा ड्रेप करके ना कुछ शॉल जैसा लेते हो। मैं कैमरास के आगे खड़ा हुआ, मेरा फर्स्ट ऑडिशन था, तो पीछे ऑडिशन लेने वाले आई थिंक डायरेक्टर थे, उनके असिस्टेंट थे। लाइट्स थी दो, जैसे लाइट्स मेरे फेस पे पड़ी ना, मेरे को दिखना बंद हो गया और मैंने जो स्क्रिप्ट याद की थी मैं सब भूल गया। फिर क्या किया? तो मैंने उनको बोला सर ये थोड़ा लाइट्स कम हो जाएंगी। कह रहे नहीं, ये तो लाइट आपके ऊपर पड़ रही है तभी तो आप दिखोगे अच्छे से। मैंने कहा ओके फाइन ठीक है। मैंने फिर से टाइम लिया, मैंने कहा सर एक और बार मैं ट्राई करना चाहता हूँ। तो कहते ओके फाइन कर लो। मैं बाहर गया, मैं वापस से रट गया सेकंड टाइम, फिर से लाइट्स पड़ी, बूम, सब भूल गया। अब लाइट के लिए प्रिपेयर नहीं थे बेसिकली। मैं लाइट के लिए नहीं था, मैं उस ऑडिशन में उस माहौल के लिए प्रिपेयर नहीं था। मैंने जो प्रिपरेशन की थी मैंने वो याद किए थे डायलॉग्स। क्या हो रहा था ना कि आप याद कर लेते हो डायलॉग कि ये बोलना है, बट वहां खड़े होके प्रैक्टिस भी तो करनी है बोलने की, उस कैरेक्टर की फील में आना है। अगर मैं भीम हूँ तो मुझे खुद को भीम समझना पड़ेगा। अंकित वो डायलॉग्स बोले ना, वो काम नहीं करेगा जब तक अंकित खुद को भीम नहीं समझेगा। उस पोस्चर में खड़े होना है भीम की तरह, तो आप डायलॉग्स बोलोगे ना वो रियलिस्टिक लगेगा। तो उन्होंने मेरे को बोला आप कल आना, कोई बात नहीं, आई थिंक आप थके हो। मतलब वो लोग इतने अच्छे होते हैं। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट डे भी गया, सेम नेक्स्ट डे भी मेरे साथ वही चीज हुई। क्या बोला उन्होंने कि भाई तुझसे नहीं हो पाएगा? उन्होंने बोला ठीक है आप अंकित आप और अच्छे से प्रिपेयर कर लो। कमी तो मेरे अंदर थी, मैं किसी को क्या ब्लेम करूं। कमी मेरे अंदर थी कि मैं ही फुली प्रिपेयर्ड नहीं था। तो वापस आया, बैठा, फिर मैंने किसी से पूछा कि मैं ये मेरे ऑडिशंस क्लियर क्यों नहीं हो रहे हैं। उन्होंने मुझे बोला कि फिजिकली तुम हो बट मेंटली तुम कहीं और हो। मेंटली मैं सोच रहा हूँ मुझे बोलना क्या है। ये चीज बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए एज एन एक्टर। आप वो आपके अंदर से आनी चाहिए, वो दिखना नहीं चाहिए आप बोल रहे हो। इमेजिनरी वर्ल्ड में आपको जाना पड़ता है, आपको इमेजिन करना है खुद को कि मैं ऐसा मूवमेंट है, ऐसा होगा, मैं वहां मैं क्या रिएक्ट करूं, मेरी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी, यस मैं कैसा दिख रहा हूँ, हर चीज खड़ा हूँ। यहाँ से मान लो कोई पत्थर आया, मैं आपसे बात करूं, पत्थर आया तो मैं कैसे रिएक्ट करूंगा। तो दिस इज एक्टिंग। अब मैं आपको बोलूं कि बात करते करते आपको एकदम से ऐसे कुछ ऐसा करना है एक्शन, आप नहीं कर पाओगे जितने मर्जी टेक्स ले लो। पर जब तक आप वो इमेजिन नहीं करोगे, उस मोमेंट में बैठोगे नहीं कि वहां मैं बैठा हूं एकदम से पत्थर है, आपका रिएक्शन क्या होगा, वो एक्टिंग है। कैंडिड वाला मोमेंट, कैंडिड मोमेंट बोलो या आपका रिएक्शन, एक्शन टू रिएक्शन क्या हो रहा है ना, वो एक्टिंग है बस। बहुत टफ है इन लोग, हमें लगता है यार क्या एक्टिंग कर रहे हो यार, बिल्कुल अच्छी नहीं है नॉर्मल, इससे अच्छी तो मैं कर लेता हूँ। सेम वे होता है ना, वो बोलते हैं कि हाँ क्रिकेट की फील्ड में बैट्समैन यार ये शॉट तो मैं मार लूं यार, मैच नहीं जिता देता। देखोगे 145 या 140 पे बॉल आ रही है, दिखती भी नहीं है बॉल। वो चीज है, वही होता है ना कि अपना वाला सबको लगता है मेरा मुश्किल है, उसका वाला तो आसान ही है। ओके, सो अब आप जम्मू के जो यंगस्टर हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? जितने भी यंगस्टर्स ये देख रहे हैं, सबसे पहले बड़ा सोचने से डरो मत यार, और अपने माइंड में कभी ये चीज़ मत लो कि हम जम्मू से हम ये चीज़ अचीव नहीं कर सकते हैं। आजकल सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मेहनत करो यार। देखो सब्स्टिट्यूट है ही नहीं हार्डवर्क का, शॉर्टकट मत लो यार। ये बोलो कि हम इंस्टा से स्टार बन जाएंगे, मैं कह रहा हूँ हज़ारों में से एक आदमी बनता है, बाकी 999 नहीं बनते हैं। वो रियल वर्ल्ड नहीं है। रियल वर्ल्ड में आओ, आपको एक्टर बनना है, एक्टिंग सीखो, मॉडलिंग करनी है तो दिल्ली जाओ, एजेंसीज को अप्रोच करो, अपने फोलियोज करवाओ, सीखो पोज करना कैमरास के आगे। लोगों की बातों में मत आओ जो बोल देगी हम आपको जम्मू में मॉडल बना देंगे, कोई पूछेगा भी नहीं आपको। एज ए मॉडल आपके लिए मैटर करता है आप
क्या कर रहे हो, आप कहाँ काम कर रहे हो, कैसे काम कर रहे हो, किन लोगों के बीच काम कर रहे हो। आपने जैसे एक बार अभी मुझसे सवाल किया था कि मॉडलिंग इंडस्ट्री में कैसे लोग हैं, क्या हुआ है, कैसा माहौल है। बहुत सारे लोग ना गलत चीज़ें आपको दिखाते हैं। वो बोलते हैं कि मॉडलिंग में ऐसा होता है, वैसा होता है। हर फील्ड में प्रॉज हैं, कॉन्स हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वहाँ क्या कर रहे हो। और मॉडलिंग भी बिल्कुल सेफ इंडस्ट्री है। मैंने इंडस्ट्री के सबसे अच्छे लोगों के साथ काम किया है। सो मॉडलिंग में आप ये बताओ ये कितना सेफ है लड़कों या लड़कियों के लिए, क्योंकि ऐसे हमने सुना है बहुत बार कि ये इंडस्ट्री इतनी सेफ नहीं है, इसमें अलग अलग चीज़ें होती है। तो आप इसके अंदर तो आप बेटर तरीके से बता सकते हो। सो देखो, किसी भी इंडस्ट्री को आप तब तक उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते हो जब तक आप वहाँ जाके काम ना करो। ऐसे तो आप आईटी इंडस्ट्री के बारे में भी बहुत कुछ सुनते हो। ज़रूरी थोड़ी कि हर वहाँ पे वही चीज़ें हो रही हैं। देयर आर गुड पीपल, देयर आर बैड पीपल। बट मैं अपनी इंडस्ट्री के बारे में एक चीज़ बता सकता हूँ, जितनी सेफ हमारी इंडस्ट्री है उतनी शायद कोई और इंडस्ट्री हो। सो ये लोग कहने को बहुत कुछ बोलते हैं, बट एक सेट पे मिनिमम 100 लोग होते हैं। वो उससे ज़्यादा आपको सेफ एनवायरनमेंट क्या मिल सकता है। अगर आप शूट पे हो, वहाँ पे 100 लोग हैं, लाइट्स हैं, बिल्कुल सेफ है। चाहे दिन का शूट हो, रात का शूट हो, बिल्कुल सेफ इंडस्ट्री है। और मैंने इंडस्ट्री के सबसे अच्छे लोगों के साथ काम किया है, एंड दे आर द बेस्ट पीपल। वो लोग ने हमेशा हेल्प करी है, सिखाने में चीज़ें सिखाई हैं उन्होंने। चाहे पोजिंग, कुछ भी पूछना हो करियर से रिलेटेड, दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प मी। ये चीज़ें वही होते हैं ना, मतलब कहते हैं ना, वो अंगूर खट्टे हैं। जिनको कुछ नहीं मिलता है ना, वो दूसरों पे ब्लेम करते हैं कि ऐसी इंडस्ट्री है, यहाँ ये होता है। लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, दोनों के लिए सेफ इंडस्ट्री है। अनलेस एंड अनटिल आप सही हो, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। आपका इंटेंशन अच्छा होना चाहिए, कोई आपको क्यों गलत बोलेगा। आप अपना काम करो। आप अगर आप शूट पे हो, आप काम अच्छे से कर रहे हो, आपको गलत कोई क्यों बोलेगा। आपको आपका काम करना ही नहीं आता, अभी आए हो शॉर्टकट लेके कुछ हो, फिर आप ब्लेम करो किसी और पे। पहले आप खुद से पूछो क्या आप काबिल हो यहाँ पे आने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा जो लोगों के साथ कुछ ऐसा हुआ होगा ना, उनको वो सही पर्सन नहीं मिला होगा जिसको नॉलेज होगी। उसने कुछ गलत सपने या गलत चीजें दिखा के कुछ उनके साथ ऐसा गलत हुआ होगा, और वही वाली चीज उनको बैठ गई होगी दिमाग में कि यार ये इंडस्ट्री ऐसी होती है, जबकि ये किसी भी इंडस्ट्री में हो सकता है। राइट। ये चीज ना, देखो, ये चीजें बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात बोली। ये चीजें किसी भी इंडस्ट्री में हो सकती हैं। मॉडलिंग में मतलब एक लोगों का परसेप्शन है कि ये ऐसा है, यहाँ पे ऐसा होता होगा। ऐसा नहीं होता। I have seen girls coming from very good families, आर्मी बैकग्राउंड, जो मॉडलिंग इंडस्ट्री में अच्छा कर रहे हैं। सो मैं आपको ये बता रहा हूँ, बिल्कुल सेफ है। अब जो लोग बोलते हैं, अब मैंने एक सिंपल सी आपको चीज बोली थी, आप शॉर्टकट के पीछे मत जाओ। शॉर्टकट में प्रॉब्लम आएगी। शॉर्टकट कहीं भी लोगे, किसी भी इंडस्ट्री में आप शॉर्टकट का सहारा लोगे, आपके लिए वो दिक्कत करेगा ही करेगा। तो जैसे ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, मतलब लोगों के, यार तुम्हें डायरेक्ट वहां पे पहुंचा दूंगा, तुम्हें मैं ये कर लूंगा, बस तुम्हें ना इतना कुछ करना है या ये करना है, समझ रहे हो, ऑडियंस भी समझ रही होगी। तो आपको इन चक्करों में नहीं पड़ना है, आप ये कहना चाहते हो ना। देखो, जो भी जेन्युइन लोग हैं, काम कर रहे हैं, वो कभी ऐसा नहीं बोलेंगे, वो कभी भी नहीं ऐसा आपको बोलेंगे, वोल्टा गाइड करेंगे। आई हैव सीन पीपल जो मैसेज भेजते हैं, बोलते हैं कि हमसे ऑडिशन के लिए पैसा मांग रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम ऑडिशन है उसका। जो भी जेन्युइन ऑडिशन हो रहा है, वो आपसे कभी भी पैसा नहीं मांगेंगे, नो मैटर व्हाट। बड़े से बड़ा बैनर हो, छोटे से छोटा बैनर हो, आपसे कोई पैसा नहीं मांगेगा। ऑडिशंस हमेशा फ्री रहते हैं। अगर आपको कोई कह रहा है ऑडिशन के आपको कुछ XYZ अमाउंट देनी है, वो बिल्कुल गलत है। जितने मतलब इंडस्ट्री में अच्छे लोग हैं, 99% अच्छे लोग हैं। अब 1% के पीछे आप उन 99% लोगों को तो कुछ बोल नहीं सकते हो ना। वो तो कहीं पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकते हैं, किसी भी इंडस्ट्री में ऐसा कुछ होता है। बट हमारी इंडस्ट्री, मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बोल सकता हूँ कि बहुत सही इंडस्ट्री है। टैलेंट की हमेशा कदर करते हैं। इफ यू आर टैलेंटेड, आपको काम मिलेगा। मैं आपको अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मेरे कितने 99% मेरे खुद के ऑडिशंस रिजेक्ट हुए हैं। अब मेरे भी तो कनेक्शंस हैं। लास्ट 8 साल से अगर मैं मॉडलिंग कर रहा हूँ, मैं लोगों को जानता हूँ। मैं तो बिना ऑडिशन के कर दूं। मैंने आपको अपने फोन पे दिखाया, मैंने अभी परसों ऑडिशन भेजा। भाई 8 साल होने के बाद भी मुझे ऑडिशन भेजना पड़ रहा है। इट मीन्स सबके पास इक्वल चांस है काम करने का। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कहने की बात है, लोग बहुत कुछ बोलते हैं, उनका काम है बोलना। आपने जो पीटर इंग्लैंड मिस्टर इंडिया 2017 में करा था, तब से लेके आज तक इतने ज्यादा लोग क्यों नहीं जा पा रहे मिस्टर इंडिया के लिए? हम में, जम्मू के बच्चों में क्या कमी रह गई है? पर्सनली आई फील कि जम्मू के लोगों में कुछ कमी तो नहीं है। थोड़ा सा आप बोलो कि हमारे जम्मू में ये जो आजकल इंस्टा वाला माहौल थोड़ा चल रहा है,
तो आई फील कि यूथ को सही गाइड करने वाला भी कोई भी नहीं है प्रॉपरली। अगर आपको मॉडलिंग में जाना है, यहाँ पे कोई गाइड करने वाला ही नहीं, आपको मॉडलिंग करनी कैसे है। आजकल सबको ये लग रहा है कि वाया इंस्टा वो मॉडलिंग कर सकते हैं। तो क्या राइट प्लेटफॉर्म क्या है? मिस्टर इंडिया का राइट प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे ऑडिशंस होते हैं, आप अपना रजिस्ट्रेशन करो। आई थिंक इस बार भी 1-2 लोग थे, मैंने पढ़ा था, जम्मू से थे वो। आई डोंट नो उन्होंने क्रैक क्यों नहीं कर पाया, माइट भी उनकी प्रिपरेशन में कमी रह गई हो, इंट्रो राउंड उनका अच्छा नहीं गया हो, पर्सनल इंटरव्यू जो होता है वो अच्छा नहीं गया हो। सो थोड़ा सा आप जैसे आप अपने एंड पे कर सकते हो, आप थोड़ा सा यूथ को यहाँ पे एडुकेट करो, उनको बताओ कि अगर आपको मॉडलिंग में जाना है क्या सही जरिया है मॉडलिंग में जाने का। जॉन अब्राहम इंस्टा से नहीं बना है, डीनो मोरिया इंस्टा से नहीं बना है, जितने बड़े हैं, साहिल सलाथिया हमारे जम्मू से है, ही इज ए वेरी सीनियर मॉडल, वो इंस्टा से नहीं बने हैं। जितने भी आप मॉडल्स देख लो, ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, रोहित खंडेलवाल मिस्टर वर्ल्ड रहे हैं, वो ये सब चीजें इंस्टा से नहीं बने हैं। जितने भी आप लोग देखते हो मॉडलिंग में जो अच्छा काम कर रहे हैं वो इंस्टा से नहीं बने हैं। इंस्टा को थोड़ा सा, उस टाइम में इंस्टा था ही नहीं ना, इस टाइम था ही नहीं। इंस्टा अगर था भी तो वो लोग डायरेक्टली कर रहे थे। आज भी अगर देखो मिस्टर इंडिया की अगर ऑडिशंस हो रहे हैं वो इंस्टा पे नहीं हो रहे हैं, आपको फिजिकली ऑडिशन देना है जाके। तो थोड़ा सा फिजिकल वर्ल्ड में रहना सीख लो, खुद को प्रिपेयर करो, और इंस्टा का थोड़ा सा ये जो है क्लाउड चेजिंग जिसको आप कहते हो वो थोड़ा सा कम कर लो। वर्चुअल वर्ल्ड से बाहर आओ, हाँ, रियल वर्ल्ड तो बाहर ही है। आप देखो अगर आप मूवी करनी है आपको कोई, इंस्टा पे थोड़ी रिलीज होगी वो मूवी, आइदर यूट्यूब पे होगी या थिएटर्स पे होगी या ओटीटी पे होगी, वो रियल वर्ल्ड है। इंस्टा इज नॉट ए रियल वर्ल्ड। यहाँ पे कंट्रोवर्सीज लोग करते हैं, वो फॉलोअर्स कुछ नहीं रखा उन चीज़ों में यार। चलिए उम्मीद करते हैं कि यहाँ के जो यंगस्टर्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं अपने मॉडलिंग के लिए, मॉडलिंग जर्नी के लिए, या मिस्टर इंडिया के लिए या मिस्टर J&K के लिए, आई होप भैया की बात उनको ज़रूर समझ आई होगी। और यदि किसी को कोई कंसल्टेशन लेनी है, कुछ बात करनी है, आई होप भैया आप उनकी हेल्प करोगे। फॉर श्योर आप एक DM कर लो। अगर मुझे लगता है आपका सवाल जेन्युइन है तो मैं बिल्कुल रिप्लाई करूँगा, जहाँ तक हो सके मैं हेल्प करूँगा। मैंने आपको अरुणाचल वाला तावरा कप की बात बताई, उसके अंदर मुझे दिखा पोटेंशियल है कि ये लड़का अच्छा कर सकता है, तो उसके साथ 3 महीने मैंने लगाए। ही वॉज लाइक 66 kgs, राइट नो ही 73 kg। तो उसका वेट बढ़ाया, उसका मसल मास पे हमने काम किया, उसकी वॉक पे काम किया, इंट्रो राउंड पे काम किया। उसको मैंने बताया कमी, क्योंकि थोड़ा नॉर्थ ईस्ट में हिंदी बोलने वाले लोग कम, मतलब हिंदी बोलने में दिक्कत आती है, तो उसको मैंने बताया हिंदी बुक्स पढ़ना, उसको स्टार्ट करवाया, मूवीज देखना शुरू करवाया, हिंदी मूवीज, सो दैट उसका डिक्शन थोड़ा और क्लियर हो। तो अभी देखो टॉप 12 में यार, क्यों? और मैं तो चाहूँगा हमारे जम्मू से लड़के निकले और मिस्टर इंडिया में जाए। सो जो भी लोग जेन्युइनली प्रिपेयर करना चाहते हैं वो अपनी क्वेरीज DM करें इंस्टा पे, एंड इफ़ आई फील कि तुम लोग सही में कर सकते हो, मैं आपकी जितनी हेल्प हो सके अपने एंड से करूँगा। और भैया की हम डिटेल्स अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, इंस्टा हैंडल, ईमेल, हर एक चीज़ आप उनको आराम से रीच आउट कर सकते हो। बाकी थैंक यू सो मच भैया आपका यहाँ पे आने के लिए, और आपने बहुत सारी चीज़ें गाइड करी। ये आज तक का मेरा थोड़ा सा अलग पॉडकास्ट था, क्योंकि इससे पहले कोई भी मॉडल नहीं आया था। यू आर दी फर्स्ट जो हमारे इस प्लेटफॉर्म पे है, सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा होगा। आप हमें कमेंट्स के जरिए ये बताओ कि आपको इस पूरे के पूरे एपिसोड में सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या लगी, और अगर आप चाहते हो कि हम इस तरह के और पॉडकास्ट लेके आएँ तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। तब तक अपने और अपने परिवार का ध्यान